मैंने देखा कि यार ये 14 से 16 हो गया, 16 से 18 हो गया थोड़े टाइम में, तो मुझे लगा कि यार ये तो मैं पैसा कमाना चूक गया। जो ऊपर गया उसको बेच दो, जो नीचे गया उसको पकड़ के बैठे रहो या एवरेज करते रहो। पहले दिन से फुल टाइम ट्रेडर बन गया। पैशन बहुत बाद में आया। स्टॉक मार्केट में आने का पहला रीजन तो पैसा ही था कि पैसा आएगा। तो हर किसी के पास एक ब्रेड एंड बटर पैटर्न होना चाहिए कि जाने के बाद तो सबको लगता है कि ये मुझे बाय कर लेना था, और ट्रेड कर ले, एक और ट्रेड कर ले, वहां पे आप माइनस में आ जाते हो। बाद में पता चला कि जब पैशन होता है तो लाइक अब पैसा अपने आप आएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए मास्टर्स इन वन के पॉडकास्ट में। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज के हमारे पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं अंकुर पटेल जी, उन्होंने अपनी एक स्ट्रैटेजी हमारे साथ डिस्कस की है पूरे ये पॉडकास्ट में, जिसका नाम है VCP, वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। और ये जो मेथड है या फिर ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये यूएस के एक ट्रेडर है मार्क मिनर्विनी जी, उन्होंने ये स्ट्रैटेजी बनाई थी। और जो अंकुर पटेल जी है, उन्होंने ये स्ट्रैटेजी को बहुत साल पहले सीखा, समझा, और भी इसके अंदर से बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें उन्होंने बनाई और अपने हिसाब से आज वो ये स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि ये जो VCP पैटर्न है ना, ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती है। तो आज के हमारे ये जो पॉडकास्ट है उसमें अंकुर जी ने ये पूरी स्ट्रैटेजी हमारे साथ डिस्कस की है। और ये स्ट्रैटेजी के लिए स्टॉक कैसे सिलेक्शन करना चाहिए, कहाँ पे हमें ट्रेड लेना चाहिए, कैसे एंट्री करनी चाहिए, कैसे एग्जिट करने चाहिए, क्या हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में अंकुर जी ने हमें बताया है। और बहुत सारे जो स्क्रीनर्स होते हैं, ट्रेडिंग व्यू में कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो अंकुर जी ने बनाए हैं, मतलब अंकुर जी के फ्रेंड्स ने और उनके स्टूडेंट्स ने बनाए हैं, वो भी हमारे साथ उन्होंने ये पॉडकास्ट में शेयर किए हैं। तो आज का ये वीडियो, अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है। मैं आप लोगों को सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक और अपने किसी एक फ्रेंड के साथ ये वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और वीडियो देखने के बाद लास्ट में हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हमारे चैनल पे आप लोगों को ऐसे ही अच्छे नॉलेजेबल वीडियो मिलेंगे। एंड चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग जाते हैं आज के हमारे पॉडकास्ट में और समझते हैं कि ये स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है और इसमें प्रॉपरली एंट्री, एग्जिट और सारी चीज़ें कैसे करते हैं। तो चलिए हम जाते हैं हमारे आज के पॉडकास्ट में। वेलकम सर। थैंक यू विजय भाई, आपने उस लायक समझा कि आपके पॉडकास्ट में मैं आके कुछ इनपुट दे सकता हूँ आपके जो व्यूवर्स हैं उनके लिए। सो थैंक्स अलॉट फॉर इनवाइटिंग हियर। थैंक यू सर, आपने ऐसा बोला, बट वैसे मेरे समझने या ना समझने से कुछ नहीं है। मैं आपको कुछ महीनों से ट्विटर पे फॉलो कर रहा था एंड मैंने देखा कि आपका जो ट्रेडिंग करने का स्टाइल है वो बहुत अच्छा है और पर्सनल लेवल पे वो मुझे भी सीखना था। तो मैंने सोचा आपको बुलाते हैं यहाँ पे और आप हमारे व्यूअर्स को भी सिखाओगे और मुझे भी सिखा दोगे। तो सर आज अहमदाबाद से आए हैं, उसके लिए भी एक बार थैंक यू सर। आज छुट्टी के दिन इतना आपने टाइम दिया हमें। तो सर जैसे मैं तो आपको अभी रिसेंटली फॉलो कर रहा हूँ और फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया, बट आपकी मार्केट की जर्नी कैसे शुरू हुई और आप मार्केट में कैसे आए और आप जो अभी मेथड को फॉलो कर रहे हो वो मेथड तक आप कैसे पहुँचे, ये मुझे समझना है। सर मार्केट में अगर मेरी एंट्री कैसे हुई वो मेरे को तो एक सरप्राइजिंग एंट्री रही थी। मैं 2017 में मेरी मैरिज हुआ 2016 में। एंड मैं बाहर था इससे पहले 5 साल मैं यूके रहा था, 1 साल साउथ अफ्रीका रहा था। सो मैं फिगर आउट कर रहा था कि इंडिया आके क्या करना है। और उस टाइम पे दोस्तों के साथ एक टैक्सी उबर, उस टाइम पे ओला उबर चल रही थी, तो अहमदाबाद में वो एक बिजनेस दोस्तों के साथ स्टार्ट किया था। तो टाइम बहुत था मेरे पास उस टाइम पे भी। और एक फैमिली फंक्शन में मेरी बात हुई किसी से कि भाई सुज़लोन नाम का स्टॉक पहली बार मैंने, स्टॉक मार्केट उससे पहले सुना ही नहीं था मैंने। तो वहाँ पे मेरी पहली बार क्योंकि फैमिली में से कोई भी स्टॉक मार्केट से नहीं कनेक्टेड नहीं थे। हालांकि गुजराती हूँ फिर भी नहीं थे। हाँ, क्योंकि वो कंडीशन नहीं थी सर, क्योंकि इसीलिए मेरा बाहर जाना मेरा गया था मैं एज अ स्टूडेंट, लेकिन मेरा गोल पैसा कमाना था वहाँ पे। करेक्ट। तो वो मैं पैसा कमा के आया एंड शादी हुई और उसके बाद स्टॉक मार्केट में, जैसे मैंने बोला कि सरप्राइज एंट्री हुई थी। मुझे एक मोमेंट तक पता नहीं था कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, लेकिन पहली बार ये सुज़लोन का नाम सुना। अब पता नहीं क्या हुआ कि मैंने फिर जाके नेक्स्ट डे से उस स्टॉक को न्यूज़पेपर में ट्रैक करना स्टार्ट किया। अब जो भाई काम कर रहे थे उन्होंने तो बोल कर निकल गए थे, मैं रोज़ देख रहा हूँ। उस टाइम पे कुछ 14-15 रुपये पे, 13-14 रुपये पे था सुज़लोन। और अराउंड मैं बात कर रहा हूँ
जनवरी 2017 शायद। ओके। तो मैंने देखा कि यार ये 14 से 16 हो गया, 16 से 18 हो गया थोड़े टाइम में। तो मुझे लगा कि यार ये तो मैं पैसा कमाना चूक गया। हाँ। अगर मैंने मार्केट स्टार्ट कर दिया होगा था, अगर सुजलॉन मैंने बाय कर लिया होता तो मैं अच्छा खासा पैसा कमा सकता था। तो पहली बार मैंने फिर डीमेट अकाउंट ओपन करवाया और सुजलॉन ही स्टॉक्स मैंने बाई किए। ओके। और वक्त अच्छा था तो वहाँ पे मैंने पैसा भी कमा लिया सुजलॉन में। अच्छा। और उसके बाद पहले 6 महीने तक मुझे क्या फुल टाइम ट्रेडिंग, मैं पहले दिन से फुल टाइम ट्रेडर बन गया, ये ऐसा आप कह सकते हो, क्योंकि मेरे पास टाइम था। अब वो कॉन्सेप्ट ही मुझे पता नहीं था कि पार्ट टाइम ट्रेडिंग होता है, स्विंग ट्रेडिंग होता है, स्टॉप लॉस होता है। आई रिमेंबर 6 महीने बाद जब टीवी पे ना टीवी देखता रहता था मैं कि भाई स्टॉक T20 आ रहा है तो ये स्टॉक बता रहे तो वो ले लो। आप वो इंट्राडे के लिए बता रहे, मैं लेके बैठ जा रहा हूँ और म्यूचुअल फंड मेरा बनता ही जा रहा है। हाँ। जो ऊपर गया उसको बेच दो, जो नीचे गया उसको पकड़ के बैठे रहो या एवरेज करते रहो। ये पूरा साल चलता रहा और 2018 तब पता चला कि ये चीज़ें नीचे भी आ सकती है, ठीक है। लेकिन उस वक्त में जब मैं पूरा दिन बैठ के टीवी देख रहा हूँ और अपने मार्केट के बारे में कुछ ना कुछ सोच रहा हूँ, तो मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि अगर तू जेन्युइनली ये करना चाह रहा है तो जाके सीख क्यों नहीं लेता, जाके सीख लो तो बेटर होगा कि एटलीस्ट तुम्हें पता तो होगा कि तुम क्या कर रहे हो। तो वहाँ से मैंने फिर अहमदाबाद में एक ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग में वैसा तो कुछ खास नहीं था अभी के लेवल में। अभी जो टेक्निकल एनालिसिस एडवांस लेवल पे हो गई उतना कुछ था, लेकिन मैंने वहाँ पे कैंडलस्टिक के बारे में, पैटर्न्स के बारे में सोचना समझना वहाँ पे स्टार्ट कर दिया। क्योंकि मेरा पहले से एक यही सोचना था कि अगर टीवी पे बैठ के 2-3 लोग अगर लैपटॉप में देख के बोल सकते हैं कि ये स्टॉक बाय करो, तो मैं बोला कि लैपटॉप में ऐसा तो वो क्या देख रहे होंगे। मेरे पास भी लैपटॉप है और मैं भी देख सकता हूँ। तो मैंने फिर वो पैटर्न्स वगैरह रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट हुआ मेरा। एंड वहाँ से ना खुद से मैं आई रिमेंबर कि 6-8 घंटे में आराम से बैठ के चार्ट लिखता ही रहता हूँ। और फिर टीवी के साथ अगर मान लो किसी ने बोला कि भाई सिप्ला लेना है तो मैं जाके देखूंगा कि सिप्ला के चार्ट पे कैसा क्या हुआ, डेली चार्ट पे क्या हुआ, 5 मिनट पे, 15 मिनट पे। और वो वहाँ तक वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे पहुँच गया। और किसी ट्विटर से किसी दोस्त से उसके बारे में पता चला, ये EMA होता है, 20 EMA एंड 50 EMA, उसके बारे में भी पता चला। फिर मार्क मिनरल की बुक्स है ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विजार्ड, उससे मेरी पहली बार, उस टाइम तक मेरा रीडिंग में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, सीखने पे ज़्यादा पैसन बहुत बाद में आया। स्टॉक मार्केट में आने का पहला रीज़न तो पैसा ही था कि भाई पैसा आएगा। तो बाद में पता चला कि जब पैसन होता है तो अब पैसा अपने आप आएगा जब आप कितनी चीज़ें कितने पैसन से करोगे। तो वो मेरा वहाँ से बिल्डअप होना स्टार्ट हुआ धीरे धीरे, क्योंकि मैं एक स्ट्रेटेजी पे आया धीरे धीरे। और मेरा ओवर द पीरियड मैंने ये देखा कि स्ट्रेटेजी मेरी इवॉल्व होती गई। तो मैं पहले MACD यूज़ कर रहा था और RSI, सबसे पहले तो मैंने RSI यूज़ करना स्टार्ट किया। बहुत सारे इंडिकेटर, अगर मैं देख रहा हूँ किसी ने ट्विटर पे कोई इंडिकेटर पोस्ट किया तो जाके फट से लगा दो अपने चार्ट पे लगा दो, RSI लगा दिया, MACD लगा दिया, मूविंग एवरेजेस लगा दिए। और हर एक मूविंग एवरेज पे और कोई ना कोई स्टॉक कहीं पे तो सपोर्ट लेगा। लेकिन उस टाइम पे उतना आइडिया नहीं था, 2018 की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे मैंने एक ऑब्जर्वेशन बिल्ड किया कि भाई जो भी स्टॉक MACD नीचे से क्रॉस करके जाता है, 20 के ऊपर होते हैं, वहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट रहता है। तो मैंने वो एक स्ट्रेटेजी स्टार्ट की। अब वहाँ से अब ये हुआ कि मैं डिपेंडेंट हो गया MACD के ऊपर। करेक्ट। अब MACD हमेशा तो ऊपर रहेगा नहीं, कभी ना कभी तो क्रॉस होगा। तो अब और सिंपल चीज़ ये थी कि मुझे लग रहा था कि इसको थोड़ा और बेटर कर सकते हैं। तो उस टाइम पे मैं फिर डारवास बॉक्स के मैंने देखा कि भाई ये एक पैटर्न होता है जहाँ पे कि भाई एक स्टॉक 30% ऊपर गया और एक बॉक्स बना रहा है 5 वीक का। तो वहाँ पे अगर बॉक्स से जैसे ही बाहर निकल रहे हो उसको बाय करोगे, वहाँ पे भी मुझे अच्छी, इनफैक्ट वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला एंड प्रॉफिट भी बहुत अच्छे खासे हुए। लेकिन प्रॉब्लम फिर ये होने लगा कि जैसे ही मार्केट नीचे आने लगे तब कोई स्टॉक 30% वाले तो मिलेंगे नहीं, मेरे स्कैन्स में कोई स्टॉक्स आएंगे नहीं, क्योंकि मेरा जो क्राइटेरिया था वो था कि 30% स्टॉक बड़ा होना चाहिए एंड 5 वीक का मिनिमम कंसोलिडेशन होना चाहिए। तो वो क्राइटेरिया मैच नहीं होगा तो मेरा कोई काम नहीं होगा, क्योंकि क्राइटेरिया मेरा जो मेन है वहाँ पे मेरे स्टॉक्स आए नहीं। लेकिन इस टाइम तक मैंने ये समझ लिया कि अगर मैं किसी भी एक चीज़ पे लगा रहूँगा ना, एक ही पैटर्न पे लगा रहूँगा, तो मेरा काम बढ़िया होगा। अब उस टाइम पे मैंने मनस अरोरा ट्विटर पे उनका ट्वीट्स फॉलो करना स्टार्ट किया।
फिर कोला मैगी है, उनसे मैं काफ़ी मैंने बहुत सारी चीज़ अब जो मैं कर रहा हूँ वो क्रिस्टिजन कोला मैगी करके है, यूएस के ट्रेडर जिन्होंने बहुत लाइक एक सिक्योरिटी गार्ड से आज 100 मिलियन से ऊपर उन्होंने अपना अकाउंट ले लिया है। तो वो ट्विटर पे है? हाँ वो ट्विटर पे है। ओके। एंड प्रदीप बॉन्डे, मिनरविनी। तो आज मैं जो स्ट्रेटजी भी आपके साथ डिस्कस करूंगा ऐसा नहीं है कि मेरी खुद की है। हाँ मेरे कुछ ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं लेकिन मेरा ये ऐसा कोई क्लेम नहीं है कि ये मैंने बनाई, वो ऑलरेडी पब्लिक फोरम पे अवेलेबल थी और बस जाके मैंने कुछ अपने इनपुट दिए, मेरा जो ऑब्जर्वेशन था वो देखा एंड मेरी जो मुझे जो अटेम्प्ट करना चाहिए, जो प्रोसेस बिल्ड करनी चाहिए वो मैंने बनाई एंड आई थिंक के वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा अभी। तो आप ये चीज़ को मानते हो ना कि एक मेथड को मास्टर करना चाहिए और उसके अंदर 100% सर, 100%। बाद में वो मेथड के अंदर आपको अगर आपके हिसाब से कुछ चीज़ों को हेर फेर करना है तो आप वो करके उसको मॉडिफाई करके, बट वही मेथड को आपको प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए कंटिन्यूली। सी होता ये है कि अगर मैं जब भी किसी को बोलता हूँ कि किसी एक पैटर्न को फोकस करो, हाँ, तो उनका काउंटर क्वेश्चन ये होता है कि ये तो बुल मार्केट में ही चलेगी। हाँ राइट। तो मेरा है कि बेयर मार्केट में कौन सी पैटर्न चलेगी ये बताओ मुझे। कोई नहीं चलती है सर। ठीक है, तो मेरा सिंपल। और क्या होता है कि जब आप स्टार्ट करते हो ना सर तो आपके पास एक पैटर्न होता है। हाँ, बट अगर आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा हुआ तो पैटर्न के आगे क्या होता है, पैटर्न के पीछे क्या होता है, बहुत सारी वो चीजें सारी होती हैं। चीजें आप खुद से अपने दिमाग लगा के बहुत सारी चीजें न्यूएंसेस निकाल के अपना एक सेटअप, बढ़िया सेटअप बना सकते हो। करेक्ट। लेकिन वो तभी होगा जब आपको एक पैटर्न के बारे में पता होगा। मैं बोलता हूँ कि हर किसी के पास एक ब्रेड एंड बटर पैटर्न होना चाहिए कि जो एनी डे अगर आपको नींद में से उठा के बोला जाए कि भाई ये सेटअप ट्रेड करना है तो उनको पता होना चाहिए। राइट। बाकी सब कुछ बाद में आएगा। अब होता ये है कि हम इतने सारे इंडिकेटर्स, इतने सारे पैटर्न्स एक टाइम पे सीखने में लगते हैं। इंडिकेटर्स यूज करना गलत चीज नहीं है। इंडिकेटर्स जैसे छोटा बच्चा होता है उसकी साइकिल पे ना 2 और पहिए होते हैं क्योंकि वो गिर ना जाए। तो जब कोई नया है आप इंडिकेटर फॉलो करिए, लेकिन जैसे ही आपको प्राइस एक्शन की थोड़ी सी भी नॉलेज बिल्ड होने लगे आप इंडिकेटर्स को हटा के फिर न, क्योंकि इंडिकेटर भी प्राइस को ही फॉलो कर रहे हैं, वॉल्यूम एंड प्राइस को ही फॉलो कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली आप डायरेक्ट प्राइस को फॉलो करोगे तो आपको इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं होगी। और मान जैसे मेरे कोई भी अभी के ट्रेड होते हैं वो इंडिकेटर बेस्ड नहीं होते। आप इंडिकेटर बाय या सेल मैं EMS यूज़ करता हूँ, लेकिन मेरे जो कोई भी इंडिकेटर्स हो गए, वॉल्यूम के हो गए वगैरह, वो बेस्ड ऑन जो मेरी स्ट्रेटेजी बिल्ड हो रही है तभी मैं बाय करूंगा वहां पे। अगर मेरी जो सेटअप मुझे जो चाहिए वही वो वहां पे होना बहुत ज़रूरी होगा। करेक्ट। तो सर 2017 से आपने शुरू किया और आपको कब ऐसा लगा कि हाँ अब मेरा वो मेथड मैंने एक तरीके से परफेक्ट किया है और अब मैं ये मेथड से कम पैसा तो कमा ही लूंगा, ये आपको कब फील हुआ ऐसे? 2019 में सर, 2019 में जब मैंने, क्योंकि एक ही चीज़ पे मैं लगा हुआ था ना कि 20 MA के ऊपर होना चाहिए MACD वाला, वहाँ से मुझे समझ में आ गया। ज़्यादा कॉन्फिडेंस तब बिल्ड हुआ जब कोविड के फॉल में पैसा लॉस नहीं किया। जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो था वो तो गया नीचे, लेकिन ट्रेडिंग पोर्टफोलियो को कोई डेंट, क्योंकि हम उससे पहले निकल चुके थे। तो वो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि लाइक 30 40 अपने एग्जिट के बाद स्टॉक नीचे गए, तब एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि भाई, क्योंकि 19 में भी पैसे कमाए थे उतने ज़्यादा नहीं जितने होने चाहिए, लेकिन एक कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड होने लगा था। एंड टाइम भी दे रहे थे जो, बट मैं बोल रहा हूँ ना कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि 2 साल बाद कोई और पैटर्न में ट्रेड कर सकते, लेकिन मेरी मास्टरी, क्योंकि मेरी वही चीज़ जो झील है कि कुछ ना कुछ नया सीखते रहने की या डेवलप करते रहने, तो वही मुझे यहाँ तक लेके आई। राइट। मतलब ये आपने बहुत सही बोला सर। मैं आपको मेरा एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा मास्टर सेटअप है मल्टी ईयर ब्रेकआउट। तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट है ना, मैंने बहुत साल पहले समझ लिया था कि यार ये कॉन्सेप्ट वाले कोई चार्ट, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स अगर किसी चार्ट में आते हैं ना तो वो फिर स्टॉक चलता है। बट उसके अंदर भी कौन सा मल्टी ईयर ब्रेकआउट लेना चाहिए, कौन सा अवॉइड करना चाहिए, ये मेरे को बाद में धीरे धीरे पता चला। तो अभी ऐसा है कि कुछ और मेरे को कैरेक्टरिस्टिक्स मिले हैं कि कौन सा मल्टी ईयर ब्रेकआउट सेटअप राइट जाने के चांसेस ज़्यादा हाई है। वैसे 100% तो कुछ होता नहीं है। तो मैंने अभी वो चीज़ पे फोकस किया, वो सीखा। उसके बाद अभी ये एक चीज़ मेरा, आप जैसे बोलते हो ब्रेड एंड बटर, तो ये एक चीज़ मेरा अभी फिक्स हो गया है। तो अभी मेरे एक फ्रेंड है जिनेश भाई करके, उन्होंने मुझे बोला कि वाई यू आर नॉट डूइंग स्विंग ट्रेडिंग विजय भाई, आप साल में इतने ट्रेड करते हो तो थोड़ा बहुत टाइम पास के लिए स्विंग ट्रेडिंग करो आप, उसमें भी अगर कुछ। तो मेरा कैसा है ना कि आई एम ऑलवेज रेडी टू डू एनीथिंग, बट मेरे को वो मेंटली और मेरे पर्सनैलिटी को सूट होना चाहिए, या तो वो रूल बेस्ड होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे 1-2 चीज़ें बताई जिसको मुझे कॉमनली वो कॉमन सेंस में मेरे बैठ गई।
तो हमने उसको प्रैक्टिस किया, उससे थोड़े बहुत पैसे भी बने, तो अभी मैं वो भी कभी कभी करता हूँ। बट स्विंग ट्रेडिंग का एक डिसएडवांटेज ये है कि जब ब्रॉडर मार्केट ख़राब होता है तो स्विंग ट्रेडिंग भी नहीं चलती है। तो ये चीज़ भी मुझे कब पता चली, जब मैंने उसको करना शुरू किया, राइट। फिर अभी मैं फंडामेंटल्स की भी बहुत सारी चीज़ें समझ रहा हूँ, क्योंकि जब आप मल्टी ईयर ब्रेकआउट बाय करते हो तो 10 में से एक स्टॉक या 15 में से एक स्टॉक मल्टी बैगर होता है। बट वो मल्टी बैगर को पहचानने के लिए आपको थोड़ी बहुत रीडिंग करनी पड़ेगी, आपको फंडामेंटल समझने पड़ेंगे, आपको वो कंपनी का बिजनेस एनालिसिस करना पड़ेगा, जो मैं पहले नहीं करता था। तो ये मेरे को कब रियलाइज़ हुआ, जब मेरे हाथ से बहुत सारे स्टॉक बड़े बड़े हो गए और मैं बहुत छोटे प्रॉफिट पे निकला। तो एग्जैक्टली आपने एक चीज मास्टर कर ली। हाँ। और उस क्योंकि आपके पास मल्टी ईयर ब्रेकआउट तो मान लो कि एक महीने में 10 आएंगे, लेकिन 10 को आप बाय नहीं कर पाओगे। हाँ। क्योंकि इतना पैसा तो हमारे पास लिमिटेड है। राइट। तो आप उसको फिल्टर आउट करोगे ना, आप उसको फिल्टर आउट करोगे। हाँ। और उसके लिए आपको जो एक मेन प्रोसेस है उसके ऊपर आप लेयर बिल्ड कर रहे हैं। तो सेम मैंने भी वही किया कि भाई मेरा जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वही है कि मेरा जो प्रोसेस होगा वहां पे मेरी जो भी कंडीशन मैच होगी एंड सेटअप ऊपर जाएंगे। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी गलत नहीं है, स्विंग ट्रेडिंग जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ वो भी गलत नहीं है। कई लोग 6 महीने 8 महीने 1 साल होल्ड करते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट में बहुत सारे तरीके हैं पैसे बनाने के। हाँ। आपको बस एक मास्टर करना है। करेक्ट। आप एक मास्टर कर लो एंड और कोई क्या कर रहा है कि इसका पैटर्न गलत, इसका सेटअप गलत, उससे बेटर ये होगा कि आप खुद के इंप्रूवमेंट पे लगे रहो। तभी तो, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको खुद का ग्रोथ देखना है ना, कोई और क्या कर रहा है वो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। करेक्ट। अगर आपका जो स्विंग ट्रेडिंग आपका फोर्ट है और आपको स्विंग ट्रेडिंग ही करना है, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी वहाँ पे फोकस कर लो और आप अपना उसके अराउंड सेटअप बिल्ड कर लो। राइट। और सर ये सेटअप को मास्टरी करने के लिए आपको 3-4 साल लगा? हाँ, और आज भी मैं, जैसे कि एक क्योट है ना कि मार्केट जब भी खराब होता है ना, एक जब फिशरमैन होता है, जब फिशरमैन जब दरिया में नहीं जाते ना, तब वो अपनी नेट फिक्स करते हैं। हाँ। ठीक है, क्यों कि जब दरिया में जाने का समय आएगा तब वो फिर नेट उनकी रेडी होगी। हाँ। तो मेरा आज भी, जैसे कि आप देखो लास्ट पिछले 15 दिन में मार्केट अभी थोड़ा सेटल हुआ, लेकिन आज भी मैं जाके पुराने सेटअप जाके स्टडी करता हूँ। आज कौन सा सेटअप चला थ्रू आउट, एक पूरा मैं आपको पूरा स्टडी दिखाऊंगा कि जहाँ पे कौन से रन में कौन से सेटअप चले, तो जो मैं ट्रेड कर सकता था। भले क्योंकि 2014 के मार्केट में मैं नहीं था, लेकिन उस टाइम पे ऐसा क्या था, मैं बहुत सारी सिमिलरिटीज देखा 2018 अप्रैल के और अभी के सेटअप्स जो है वो काफ़ी सिमिलरिटीज आ रही है। तो मुझे यही स्टडी कर, मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा और भी चॉपी रहेगा, तो मैं क्या करूँगा कि रेडी रहूँगा। चॉपी मार्केट के लिए मुझे अब से खुद को प्रिपेयर करना, रेडी रहना पड़ेगा। चॉपी मार्केट होने के बाद मैं खुद को रेडी नहीं करने जाऊँगा। करेक्ट। तो बस जब मार्केट खराब होता है तो अपनी नेट प्रिपेयर करता हूँ सर। सही है सर, तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। मैं पर्सनल लेवल पे तो आपको भी बोलूँ कि सर से सीखने का मेरा खुद का इंटेंशन था, पर हम ऐसे वीडियोस भी बनाते, तो मैंने सोचा सर को मिलेंगे और वीडियो भी बना लेंगे और मैं भी सीख लूँगा। तो सर अभी आपका जो मेथड है ना वो हमें बताइए, और आप स्टार्ट टू एंड आपका स्टॉक सिलेक्शन का मेथड क्या है और ये सेटअप क्या है, वो सारी चीज़ हमें बताइए। बिल्कुल बेसिक से लेके आपको स्कैन कैसे करना है, कैसे मैं वॉच लिस्ट बिल्ड करता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एंड जो पहली बार भी देख रहा होगा एटलीस्ट उनको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीन पे देखते हैं सर। तो जैसा कि आप कहते हो मास्टर इन वन, मेरा भी यही रहता है कि मैं एक सेटअप के ऊपर बोलूँगा कि फोकस करते रहो। ओके। तो जिसमें होगा ये कि इवेंचुअली आपके पास बहुत सारे सेटअप हो जाएंगे उससे रिलेटेड ही, लेकिन पहले आपको एक सेटअप को मास्टरी करनी पड़ेगी। ओके। अगर आप देखो मिनर्विनी ने जब भी जाना कि वीसीपी वर्क करा है तो उन्होंने वीसीपी पे ही मास्टरी कर ली। ओके। डारवास ने अगर जब देखो तो उसने बॉक्स जो स्ट्रेटेजी है, तो जिन लोगों ने अच्छा ट्रेडिंग, विलियम ओ नील हो गए, उन्होंने कैन के ऊपर फोकस किया। तो आपको एक ही सेटअप के ऊपर फोकस करना होगा। ठीक है। और मैं कौन से सेटअप पे फोकस कर रहा हूँ, उसका जो बेस है, उसके जो पिलर है वो ये 3 है कि रेंज एक्सपांसन, रेंज कॉन्ट्रैक्शन, वॉल्यूम एक्सपांसन एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सपांसन। ठीक है, रेंज एक्सपांसन जहाँ पे आप इस पे देखोगे तो जहाँ पे पहली बार आप देख रहे हो कि स्टॉक में एक एक्सपांसन कैंडल बना। करेक्ट। ठीक है, उसको ट्रैक करना है। जब मल्टीपल कैंडल्स एक विद इन एक रेंज में बनेंगे उसको मैं रेंज कॉन्ट्रैक्शन कहूँगा। करेक्ट। ठीक है, तो वहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्शन की वेट करोगे क्योंकि यहाँ पे एक प्रूवन बाइंग फोर्स आ चुका है। रेंज एक्सपांशन का मतलब आप ये बोल रहे हो कि पहले एक बड़ा मूव आना चाहिए विथ वॉल्यूम। हाँ। ओके। जैसे स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग को अगर आप
पकड़ के छोड़ोगे तो जैसे एक्सपांड होता है। हाँ, हाँ। तो रेंज एक्सपांसन कॉन्ट्रैक्शन में यही रहता है कि पहले अगर एक एक्सपांसन हुआ है, हाँ। एक एक्सपांसन का मतलब एक बड़ा कैंडल, ठीक है, Correct. बिल्कुल साइडवेज अगर स्टॉक रहा है और एक बड़ा कैंडल जहां पे एक अच्छे वॉल्यूम से वॉल्यूम एक्सपांसन एंड रेंज एक्सपांसन प्राइस में आपको एक्सपांसन दिखा, ठीक है, उसके बाद आपको वेट करना है, क्योंकि एक बार जो बाइंग आई है मोस्ट केसेस में रिपीट बाइंग भी वहां पे आएगी। ओके। तो आइडिया वही है कि आप जब रिपीट बाइंग आएगी तब आप वहां पे आप एंटर, क्योंकि ये बड़ी कैंडल जब एक्सपांसन कैंडल है वो एक इंस्टीट्यूशनल बाइंग आएगी तभी बनेगी। ओके, मतलब हम लोग ये स्टॉक को वॉच लिस्ट में तब लाएंगे जब उसमें एक बड़ा एक्सपांशन होगा और आप उसको ट्रैक करेंगे, रेंज एक्सपेंशन बनेगा तब आप उसमें एंट्री करोगे, ठीक है। अब रेंज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर की तरफ से जाएगा, इसीलिए मैंने आपको डायरेक्शन के बारे में बोला कि कौन से डायरेक्शन में। अगर आप अरविंद के चार्ट में देखोगे तो ये ऊपर की तरफ में रेंज एक्सपेंशन हुआ है। करेक्ट। अगर आप लॉरिस लैब में देखोगे तो ये नीचे की तरफ रेंज एक्सपेंशन हुआ है। करेक्ट। तो ये दोनों साइड पे वर्क करेगा। अगर आप लॉन्ग शॉर्ट जो भी आप कर रहे हो, मोस्टली स्विंग ट्रेडर जो लॉन्ग करेंगे, हम स्विंग की बात करेंगे, तो वहाँ पे आपको लॉन्ग में ऊपर की साइड पे जब भी एक्सपेंशन आए होंगे वो आपको उसके ऊपर फोकस करना होगा। एंड सिमिलरली नीचे अगर आप देखोगे चार्ट में नीचे, तो वॉल्यूम का जो भी कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, वॉल्यूम में एक बार जो एक्सपेंशन बना उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्शन फेज आएगा, जैसे प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होगी ना ऊपर, ऐसे ही बिल्कुल आप देखिए चार्ट में नीचे वॉल्यूम भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वहाँ पे ये सेटअप आपके लिए आपको इसके लिए ट्राई करना होगा, ठीक है। यूजुअली एक विनिंग स्टॉक ऐसे मूव होता है कि एक अप मूव आएगा, फिर बाद में वो बेस बनाएगा, बेस बोले तो एक अप मूव के बाद स्टॉक 2 से 3 महीने जहाँ पे कोई एक्शन नहीं होता, वहाँ पे सप्लाई डिमांड इक्विवेलेंट रहता है ना, कि जहाँ पे बायर और सेलर डिसाइड नहीं कर पा रहे। ओके। तो 2-3 महीना हो गया, 6 महीना, कुछ केस में 1 साल भी हो गया, लेकिन उसको हम बेस बोलेंगे, ठीक है। और बेस के बाद जो भी ये अप मूव जो मैंने लिखा है ना, उसके जो बनता है उसको आप फ्लैग कहेंगे। ओके, ठीक है। तो 2-3 महीने के लिए जो अगर कोई सेटअप स्टॉक साइडवेज जा रहा है तो उसको बेस के तरफ से देखेंगे, एंड ऊपर उसके ऊपर जाने के बाद वो फिर से कुछ दिन के लिए साइडवेज जाता है तो उसको हम फ्लैग कहेंगे, ठीक है। ठीक है। तो मेनली अगर आपने देखा होगा वीसीपी जो मार्क मिनर्विनी से फेमस है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे वीसीपी के मल्टीकल ऐसे सर्कल बनते हैं, हाफ सर्कल, जहाँ पे स्टॉक पहले नीचे 15% आया, उसके बाद 7, तो यहाँ पे इसके गिरने की रेंज कॉन्ट्रास्ट हो रही है। ओके, ठीक है। अब हम बुक की वजह से या इसका इतना मार्केटिंग होगा तो हम इसको वीसीपी मानते हैं, ठीक है, ठीक है, जहाँ पे ये 40 वीसीपी 4 टाइम ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ। अब जो फ्लैग जो बन रहा है यहाँ पे एक अपमूव के बाद ये भी जो बना है उसको भी आप वीसीपी ही कह सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये भी एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ही हो रहा है, क्योंकि एक एक्सपेंशन कैंडल के बाद यहाँ पे मल्टीपल टाइट रेंज बन रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे बड़े मूव के बाद टाइट रेंज में आया, यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद डेज वाइज यहाँ पे एक टाइट रेंज में आया। करेक्ट। इसमें फर्क इतना है कि जो बड़ा वीसीपी जो बड़ा बेस बनता है वहाँ पे वीक्स लग जाता है, क्योंकि एक बड़ा बेस बनेगा वहाँ पे, लेकिन जो फ्लैग होगा वहाँ पे कुछ दिनों में ही बन जाएगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बाइंग इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली आपका एक फ्लैग बनता है। वीसीपी से निकलने के बाद आपका एक फ्लैग बनेगा, जैसे नेचुरल रिएक्शन भी जिसे कहते हैं कि एक स्टॉक ऊपर जाने, एक पहले मूव देने के बाद थोड़ा साइडवेज जो रहता है ना, उसी को आप फ्लैग कहेंगे, ठीक है। ओके। तो इसको आप पहचानेंगे कैसे? तो अगर आप अपने चार्ट पे 50 एंड 20 रखोगे मेनली बेस के लिए, मेरे चार्ट पे ये रहता है कि बेस जो जैसे मैंने बताया कि दो, आप देखिए यहाँ पे कि स्टॉक ऊपर जा रहा है और उसके बाद ये 2 महीने के लिए कोई भी एक्शन नहीं है। ओके, ठीक है। तो वहाँ पे आपके लिए 20 एंड 50 EMA रिलेवेंट है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वो 50 से बाउंस होके या 50 के आसपास से वहाँ पे बेसिंग उसका पीरियड बन रहा होगा। मतलब 50 तक तो आएगा वैसा। हाँ, 50 के आस, क्योंकि ये 2-3 महीने से साइडवेज पे, इसका मतलब कि वो 50 EMA के आसपास होगा डेली टाइम फ्रेम पे। तो फिर हम लोग 20 क्यों लगा रहे हैं उसमें फिर? क्यों? क्योंकि 20 से सेकआउट आपको पता चलेगा कि अगर स्टॉक मल्टीपल टाइम 20 एंड 50 के ऊपर मेंटेन हो रहा है, क्योंकि तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक में यहाँ से मोमेंटम, मोस्टली जब स्टॉक मोमेंटम में लौटता है 50 से बाउंस हो गए तो वो 20 से भी ऊपर जाने लगता है, 20 से भी बाउंस लेने लगता है वो। तो यहाँ पे 50 के और 20 के, क्योंकि कुछ छोटे बेसिस हो गए वो आपको 20 के आसपास भी मिलेंगे ऐसा, जब क्योंकि एक महीने का कोई स्टॉक ऊपर जाने के बाद अगर 20-30 डेज के लिए साइडवेज रहा तो वो 50 से दूर लगेगा, लेकिन वो 20 को सपोर्ट ले रहा होगा। ठीक है, ठीक है। और जब इसके बाद ये बेस के बाहर निकल गया, वहाँ पे आपको 20 भी थोड़ा दूर हो जाएगा। उस टाइम पे आपको 10 को एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा कि 10 दोनों 20 एंड 50 से फास्ट होगा। तो जब फ्लैग बन रहा होगा ना, जब स्टॉक एक मोमेंटम में आ गया तो वहाँ पे 10 से बाउंस या 10 के आसपास से वो सपोर्ट लेके बाउंस हो सकता है। तो वो टाइम पे हमें क्या यूज करना है? वहाँ पे आपको 10 एंड 20
एंड सिमिलरली अगर क्योंकि 20 पे आया तो आपका एक वहाँ पे नॉर्मली क्या होगा कि वहाँ पे 15-17 दिन का एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो चुका होगा। तो आपको यही पता चलेगा कि स्टॉक मल्टीपल टाइम, आप कोई भी विनिंग स्टॉक देखोगे तो मल्टीपल टाइम्स अगर वो 20 से बाउंस हो रहा है तो आपको पता चलेगा कि नीचे सेकआउट देके, सेकआउट मतलब क्या कि 20 के नीचे थोड़े टाइम के लिए जाएगा स्टॉक, 20 EMA के नीचे जाएगा लेकिन सस्टेन नहीं रहेगा, नीचे नहीं रहेगा, तुरंत ऊपर आ जाएगा। ओके मतलब यहाँ पे आप दो मूविंग एवरेज को अलग अलग चीज में यूज करते हो। अगर एक बड़ा बेस बना रहा है तो आप 20 और 50 यूज करते हो और वो 50 से रिवर्स होगा और फिर आपका सेटअप बनाएगा तो आप वहाँ पे ध्यान दोगे। और अगर वो एक बड़ा बेस ब्रेक करने के बाद आपका वो फ्लैग वाला पैटर्न बना रहा है तो वो केस में आप 20 और 10 यूज करोगे। Exactly. और ये EMA है या SMA है? EMA है, दोनों केसेस में EMA है। और इसका सिंपल रीजन यही है कि जब स्टॉक ब्रेकआउट हो जाएगा ना तो वो 50 से दूर चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 50 डे से तो वो साइडवेज पे है, तो 50 डे उतना रिलेवेंट नहीं रहेगा क्योंकि वो 50 से तो दूर हो चुके हैं। वहाँ पे 10 आ जाए क्योंकि मोमेंटम में आ चुका है ना स्टॉक, तो वहाँ पे 10 EMA ज़्यादा 10 EMA से ज़्यादा सपोर्ट लेके बाउंस ठीक है। तो ये एक मैंने ना एक मोमेंटम साइकिल सा अपना एक बनाया हुआ है कि जहाँ पे एक स्टॉक कैसे पूरा एक साइकिल कंप्लीट करता है। मोमेंटम की एक साइकिल जो होती है, जैसे बेस से निकला और एक स्टॉक अगर प्रॉपर मोमेंटम में आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये पैटर्न फॉलो करता है। अच्छा, ठीक है, कि जिसमें क्या होता है कि पहले एक यहाँ पे ट्रिगर कैंडल, जो एक्सपांसन कैंडल सबसे पहला बनता है ना, वहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे लिखा है कि ट्रिगर कैंडल कि क्योंकि स्टॉक साइडवेज होगा या डाउन ट्रेंड में होगा और अचानक से वहाँ पे एक रेंज एक्सपांसन कैंडल आएगा। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद अगर स्टॉक में बहुत स्ट्रांग हो गई, स्टॉक अगर स्ट्रांग हुआ जहाँ पे एक ब्रेकआउट, कुछ होते हैं ना कि जहाँ पे स्टॉक ब्रेकआउट होते ही बहुत दूर चले जाए। ठीक है, उस केस में अगर मैं आपको कोई सिनेरियो अगर ये प्ले करूँ तो ये एक है, तो सियराम सिल्क अगर आप देखो तो ये रिसेंट एक एग्जांपल है। ओके, तो आप देखिए जैसे ये ब्रेकआउट होता है ना, पहले आप यहाँ पे नोट करिए कि सबसे पहले आप इसको, जैसे रेंज एक्सपांसन कैंडल हमने देखा तो यहाँ कहीं पे रेंज एक्सपांसन कैंडल इसका बन गया। अब देखिए 1780, सो 1700 आर वॉल जो है, दिस इज 50 डे का जो एवरेज वॉल्यूम होता है ना, उससे रिलेटेड होता है कि जो 50 डे का जो एवरेज वॉल्यूम जो है, उसका मैं लाइन लगा दूँ यहाँ पे। सो नीचे जो आप 50 डे की एवरेज वॉल्यूम देख रहे हो, ब्लू लाइन जो देख रहे हो वॉल्यूम में, तो लास्ट 50 दिन का जो एवरेज वॉल्यूम स्टॉक का ट्रेड हुआ होगा ना, उससे 17 टाइम्स वॉल्यूम यहाँ पे हुआ है। तो ये DR वॉल जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो कैसे आया सर? वो बिल्कुल सिंपल है, आप ट्रेडिंग व्यू के यहाँ पे इंडिकेटर में जाओगे और रिलेटिव वॉल्यूम या DR वॉल लिखोगे तो यहाँ पे आपको SS के चार्ट्स का यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये SS के चार्ट्स। ओके, तो ये फ्री है? फ्री है। ओके, ठीक है, और इससे सिंपल, इससे और बेटर है किसी को अगर यूज़ करना जो नया बिल्कुल, तो ये फाइनली नितिन करके है सिंपल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये इससे अपग्रेडेड है, इससे बेटर है ये, क्योंकि यहाँ पे आपको और डिटेल में पता चल जाएगा। ये भी फ्री है? ये भी फ्री है। ओके, तो अगर कोई बिल्कुल नया है आउट से कि ये यूज़ करे, कि जहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाईएस्ट वॉल्यूम HVY मतलब हाईएस्ट वॉल्यूम इन अ ईयर। ओ, ठीक है, तो ये एक साल में इसका इतना तो बड़ा ये जो सेटअप है वो बेस ब्रेकआउट कर रहा था? हाँ, बेस ब्रेकआउट कर रहा था, तो इसीलिए यहाँ पे जब तक ये बेस ब्रेकआउट कर रहा था आपने 20-50 मूविंग एवरेज यूज किया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये 50 से दूर हो रहा है, 50 से दूर है, तो यहाँ पे आप 10 एंड 20 कर दूंगा मैं। हाँ, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये अगर फिर से बेसिंग हुआ तभी ये 50 और 20 को 20 के आसपास आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक जो मैंने टर्म यूज़ किया है कि अर्ली एक्सटेंशन। ठीक है, अब अर्ली एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई स्टॉक ब्रेक करते ही बिल्कुल आप देख रहे हैं कि ये रुक नहीं रहा। नॉर्मल केस में ब्रेकआउट होते हैं तो थोड़ा पॉज लेता है, जो रेगुलर ब्रेकआउट होता है, ये पॉज नहीं ले रहा है, ये बिल्कुल जैसे ही ब्रेक हुआ इसने ब्रेकआउट होते ही 22% 4 दिन में, जो इंडियन मार्केट में नॉर्मल नहीं होता, ये यहाँ पे और चला 28%। ठीक है, तो ये जब बार एक और कैंडल, ठीक है, तो 35%। सो दिस इज अर्ली एक्सटेंशन। अब यहाँ पे लोग ये सोचते हैं कि स्टॉक बहुत चल चुका, अब इसको यहाँ पे बाय नहीं करना। अर्ली एक्सटेंशन का अर्ली एक्सटेंशन मतलब स्टॉक यंग था, यहाँ बिल्कुल नया ब्रेकआउट हुआ है ना, यहाँ से हाँ, बेस ब्रेकआउट, बेस से बिल्कुल नया ब्रेकआउट हुआ। अब आप ये सोचिए कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन इसको बाय कर रहा है तो नॉर्मल वो क्या करेंगे, उसको जो क्वांटिटी लेनी होगी एक जगह पे वेट करके लेंगे कि भाई अपने प्राइस पे लेना, बट यहाँ पे दे आर रेडी टू पे। आप देख रहे हैं कि हर एक दिन पे वॉल्यूम एक्सपेंशन भी मिल रहा है और प्राइस एक्सपेंशन भी मिल रहा है, तो स्टॉक ब्रेकआउट होते ही अपने EMS से दूर जा रहा है। ठीक है, 20 लगा लो या 50 लगा लो, दोनों EMS से वो दूर जा रहा है। ठीक है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अर्ली एक्सटेंशन होगा, अपने बेस से ब्रेक होते ही ये 30-35% चला गया। करेक्ट। ठीक है, नॉर्मल केस में 10-15 पे रुक के फिर वो साइडवेज जाता है, यहाँ पे ये 35%। अब इसमें आपको क्या वेट करना है कि जो हमारा जो फाउंडेशन है, जो कोर है, रेंज कॉन्ट्रैक्शन, उसकी वेट करनी है। ठीक है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल साइडवेज जब 10 के आसपास, ये देखिए 2-3 दिन में 10 के पास आ गया। अभी हम लोग कौन सी मूविंग एवरेज लगाए ये 10 है, येलो है वो 10 नहीं, और दूसरी ब्लू 20, दोनों में ब्लू तो 20 अभी है, हमने 20 कॉमन 10-20 कर दी क्योंकि ये बहुत फास्ट, क्योंकि हाँ ये फास्ट हो चुका ना, अब ये बेस से बाहर चला गया। अब ये बेस से ये आप अगर आप ये बेस देखो तो अब इससे ये यहाँ से ब्रेकआउट होकर बाहर चला गया और बिल्कुल दूर चला गया, तो 50 इससे बहुत दूर हो गया होगा। करेक्ट। और जब आप देखेंगे तो ट्रेंड ये क्या होगा कि एक पूरे ट्रेंड में 1 या 2 बार 50 से बाउंस करने आएगा, अदरवाइज 50 तक आने की वेट करोगे तो शायद ट्रेंड भी पूरा हो जाए इसका। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि मल्टीपल टाइम, अब जो हमने जो VCP की जो बात की ना, वो VCP यहाँ पे प्ले में आएगा। अब देख रहे हो कि जो कैंडल पहले 8% 9% की बन रही थी विथ बिगर वॉल्यूम, धीरे धीरे 10 के आसपास आके वो वॉल्यूम और कैंडल की साइज आप देखिए, कैंडल की साइज छोटी हो जो गई। 1700-1800 वॉल्यूम था वो 97 आ चुका। करेक्ट। और एवरेज के आसपास बार में भी दिख रहा है, बार में भी, हाँ बिल्कुल। एंड देन लुक एट दिस, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मल्टी, अब आप एक ऐसी चीज समझिए कि VCP में क्या होता है कि रेंज कॉन्ट्रैक्शन होता जाता है। ठीक है, अब VC पे अगर इनसाइड बार, ये बार के अंदर जो बार बिल्कुल सिंपल है कि एक बार के अंदर बार बनता है, उसको इनसाइड बार कहते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि एक ऊपर जाता हुआ स्टॉक जहाँ पे रेंज एक्सपांसन हुआ है, वॉलेटिलिटी एक्सपांसन हुई है, अचानक से वो स्टॉक वॉल्यूम में भी जो 1700 वॉल्यूम था, 1800 था, वो 58 पे आ गया। ठीक है। तो ऑलमोस्ट आधा ट्रेड होने लगा 5-6 दिन में, एंड आपको ये टाइट बार दे रहा है। ठीक है, तो ये आपका रेंज कॉन्ट्रैक्शन हो गया, जो हमारा कोर है वो रेंज कॉन्ट्रैक्शन हो गया, एंड देन यू सी कि यहाँ पे एक एक्सपांसन होता है। तो सर ये आप ये ट्रेड में आपकी एंट्री कहाँ बनती है, आपका स्टॉप लॉस क्या बनता है? इस ट्रेड में मैं आगे पूरा कवर करूंगा कि इसको मैं कैसे, ये मैं जस्ट फाउंडेशन क्लियर कर लेता हूँ कि ये इसका बेस क्या रहेगा, इसके बाद इसके ऊपर आके हम उसका एंट्री एग्जिट सब कुछ एज अ फॉर्मेट इसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, बट ये एक जो है रिपीट मोड पे जो चलता है कि रेंज एक्सपांसन और रेंज कॉन्ट्रैक्शन। करेक्ट। और फिर से एक्सपांसन, तो क्या होता है कि आफ्टर एवरी एक्सपांसन देयर इज अ रेंज कॉन्ट्रैक्शन, और अब एंड वाइस वर्सा कि ये पहले आपको एक एक्सपांसन देखना है और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्शन एक रेंज में जाता है और फिर से एक एक्सपांसन वो फॉलो करता है। ठीक है। आप मोस्ट केसेस में पहला लेग नहीं ट्रेड कर पाओगे क्योंकि आप वहां पे वेट कर रहे हो कि एक रेंज कॉन्ट्रैक्शन बने, एक एक्सपांसन आए और उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्शन बने। ठीक है, तो ये आपका एक अर्ली स्टेज एक्सटेंशन हो गया, अर्ली एक्सटेंशन हो गया, जिससे आपको ये भी पता चलेगा कि ये स्टॉक में पोटेंशियल बड़ा मूव देने का, क्योंकि तभी वो बेस से निकलते ही दूर चला गया। ठीक है। ठीक है, इसके बाद एक जो हमने बेसिंग देखा, मिनी बेसिंग देखा यहाँ पे कि कुछ दिनों का यहाँ पे मूवमेंट रहता है कि यहाँ पे आपको एक अच्छा एंट्री पॉइंट मिलता है ये। ठीक है, और जिसे एक और टर्म कह सकते हैं कि वो पुल बैक टू EM है, जो आप देख रहे हैं कि हमने 50 से 10 पे क्यों आए, क्योंकि स्टॉक 50 से दूर चला गया था एंड देन ये 10 पे सपोर्ट ले रहा है, ये पुल बैक किया स्टॉक। तो अब आपको एंट्री भी अच्छी मिल रही है, 10 से सपोर्ट भी ले रहा है स्टॉक, और आपको एक टाइट कैंडल भी वहाँ पे मिल रही है। ठीक है। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पे आपका जो पुल बैक वाला एरिया, एंड देन इसके बाद जब भी ब्रेकआउट होगा वो फिर से एक एक्सटेंशन जाएगा, EMA से दूर जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे EMA से नॉर्मली दूर होगा, तो इसके साथ आप अपने रैली भी काउंट करोगे। ठीक है, कि ये पहली लेग की रैली इसकी स्टार्ट हो चुकी है यहाँ से कि ये जो बेस था, और यहाँ पे अगर आप देखो तो एक फ्लैग सा यहाँ पे आपको डायरेक्शन दिखेगा, ये नीचे ये मूव आया एंड देन यू कैन सी अ फ्लैग काइंड ऑफ अ पोल एंड फ्लैग काइंड ऑफ अ सेटअप बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन हो चुका, और इसके बाद मल्टीपल बेसिस इसके ऊपर बनेंगे। ये पहला बेस बना, मूव के बाद मिनी बेस, क्योंकि ये छोटा कुछ दिनों का, अगर बड़ा ये जैसे कि नीचे ये बड़ा बेस है, अब ये कंटिन्यू एक और बार बना सकता है। लुक एट दिस, ये 3-4 दिन में बाद फिर से बनाया, हाँ, और कुछ दिनों के बाद फिर से बनाया, आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मल्टीपल एक्सटेंशन यहाँ पे भी है आपको, ये लेग वाइज अगर आप बेस वाइज देखो तो भी यहाँ पे पहला यहाँ पे एक रेंज बना एंड देन इसके ऊपर भी एक बेस, छोटा सा बेस बना। ठीक है, तो ये पूरा ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये मैंने इसको पोर्ट्रे किया है कि भाई एक जब ये यहाँ पे होगा वो एक यंग ट्रेंड होगा, जब ये बिल्कुल नीचे होगा एक यंग ट्रेंड होगा, और यहाँ जाते जाते क्योंकि इसमें स्टॉक में मूवमेंट आ चुकी होगी, स्टॉक जब ऊपर जाएगा तब उसमें मूवमेंट आ, तो इट इज़ नॉट यंग एनीमोर, ये 99% चल चुका है विद इन 30 डेज। तो आप इंडियन मार्केट में आप अगर देखोगे तो 30 डेज में 99% ज़्यादातर स्टॉक इतने बड़ा मूव नहीं देते। ठीक है, नॉर्मली
तो ये क्या होगा कि यहाँ पे ये लेट स्टेज, जैसे ये अर्ली स्टेज एक्सटेंशन था, ये लेट स्टेज एक्सटेंशन हो चुका, क्योंकि कुछ दिनों पहले ये मोमेंटम स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ पे जो भी मूव था लाइक मोस्टली इंडियन मार्केट में जो स्टॉक्स हो गए वो 80 to 100% का मूव देंगे। ये जो एक मूव में यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद जो एक लेग बनता है, वहाँ पे 80 to 100% का लेग एक मूव देंगे। ओके तो वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ, और यहाँ पे बार इसके बाद जो 10-20 आप देख रहे हैं कि 10-20 से ऊपर है, जो येलो लाइन है वो ब्लू लाइन से ऊपर है। हाँ और अचानक से ये होगा कि 10 और 20 का क्रॉस ओवर नीचे की तरफ हो जाएगा। लुक एट दिस। ओके, मतलब ये अभी खराब हो गया। ये थोड़ा टाइम लेगा, मतलब ये स्टॉक अभी भी ऊपर जा सकता है, बट क्योंकि ये इसका एक मूव कंप्लीट हुआ, इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे लेट एक्सटेंशन है, और उसके बाद क्रैक टू लाइक 20 EMA के नीचे चला जाता है स्टॉक, 10-20 के नीचे ओल्ड स्टॉक हो जाता है यहाँ पे। ठीक है। तो ये इसको जब ये 10-20 के नीचे होता है, उसको मैं DND फेज कहता हूँ, स्टेज 1 जिसे कहते हैं। एंड देन एक मोमेंटम, जब स्टॉक तो मोस्टली ट्राई ये रहता है कि आप मोमेंटम फेज में ट्रेड करें, जहाँ पे एक कैंडल बन जाए, स्ट्रॉन्ग कैंडल, एंड इसके बाद यही ट्रेंड जब खत्म होने आता है तो उसको ये कहते हैं कि जहाँ पे स्टॉक चल चुका है, एक्सॉशन फेज, मतलब स्टॉक में अब ऊपर जाने से उतना पोटेंशियल नहीं रहा, क्योंकि आपके ऑलरेडी स्टॉक ने मान लो कि 3 महीने में 100% का मूव दे दिया है। करेक्ट। तो वो स्टॉक ऊपर जा सकता है, लेकिन उसको पहले एक अच्छा सा बेसिक फॉर्मेशन बनाना पड़ेगा। करेक्ट। ठीक है। अब इसके लिए मैं क्या टूल्स एंड सेटअप के लिए मैं क्या मेनली यूज़ करता हूँ। हाँ। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मेनली मेरे चार्ट पे जब फ्लैग हो रहा है तो 10 and 20 रहता है, एंड बेस होता है तो 20 and 50 रहता है, नीचे ये आर रहता है। इससे ज़्यादा कुछ मेरे चार्ट पे रहता नहीं है। ठीक है। ठीक है। और मेरा ये कहना है कि अगर आप कोई भी सेटअप ट्रेड कर रहे हो तो मेन आपका ट्राई ये रहना चाहिए कि आप जो भी सेटअप आप ट्रेड करने की कोशिश करो, आप उसके अराउंड आपकी एविडेंस बिल्ड करो, कि आप जाके सेटअप स्टडी करो। जैसे मैंने यहाँ पे किए हुए है कि भाई आप मल्टीपल जो भी सेटअप बने थे उसको जाके स्टडी करो। कोई भी आपने क्या किया है? ये एक नोशन सॉफ्टवेयर है, वहाँ पे जो भी सेटअप में ट्रेड करता है, ये 2023 का है, जो भी सेटअप में ट्रेड करता है उसका मैंने डेटाबेस बनाया हुआ है। ओके, मतलब आपने जब भी ट्रेड किया, मैंने नहीं, जब भी बैक टेस्ट किया, हाँ बैक टेस्ट किया, या कितनी अपॉर्चुनिटी थी, तो ये मैंने 2023-24 या 2000 से लेके पूरा मैंने ये यहाँ पे पूरा डेटा बनाया हुआ है। तो वहाँ पे क्या होगा कि इससे आपकी मसल मेमोरी बिल्ड होगी, आपको ये पता चलेगा कि ये पैटर्न कितना रिपीटिटिव है, कब कैसे रिएक्ट करता है। करेक्ट। तो ये आपने इतना पूरा सारा मैन्युअली बैक टेस्ट किया? हाँ, मैं बैक टेस्ट मतलब इसको जैसे कि ये कैसे वर्क करता है वही के लिए मैंने देखा है कि इसका क्या रिलेव, क्योंकि ये जिससे मैं सीखा कॉलम है कि जिनके मैं वीडियो देख के सीखा, तो वहाँ पे भी उन्होंने यही मेंशन किया था कि अगर आप ये करोगे तो आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। करेक्ट। तो जैसे कि वो क्योट है ना कि जब फिशरमैन दरिया में नहीं जा सकते तो वो अपनी नेट फिक्स कर दे, तो मेरा भी जब मार्केट ठीक नहीं रहता तो मैं जाके ये अपना डेटाबेस पे कुछ काम कर लेता हूँ। सही है। ठीक है। अब ये हमने सेटअप डिस्कस किया। अब जैसे आपने पूछ रहे थे ना कि सीआरएम सिल्क को बाय कहाँ पे करोगे। हाँ, मतलब मेरा तो क्वेश्चन ये है, हाँ, कि आप एंट्री कैसे करोगे, आपका एग्जिट कब होगा, आपका स्टॉप लॉस कब होगा, और पोजीशन साइजिंग के बारे में। डन। तो ये आपका पहला, मैं इसको ट्रैक करने से स्टार्ट करते हैं सर, कि मैं इसको ट्रैक कहाँ से करूँगा। हाँ, ठीक है। पहले तो आप मुझे ये बताओ सर कि ये स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में कैसे आया, क्योंकि निफ्टी में तो 500-600 मतलब ऐसे इंडेक्स में तो कितने सारे स्टॉक्स है और कितनी सारी इंडेक्स है। तो मेरे जो आपको ये स्लाइड में बताया ना कि ट्रिगर कैंडल यहाँ पे नीचे, ठीक है, यहाँ कहीं पे ट्रिगर कैंडल दिखेगा, तो मेरा एक स्कैनर है। जब हम स्कैनिंग की बात करें, मैं आपको बताऊँ कि वो स्कैनर पे ही जैसे ही ऐसी कोई ट्रिगर कैंडल बनती है जहाँ पे 6.5% से बड़ी कैंडल पॉजिटिव साइड, एक कैंडल 6.5% से ज़्यादा चली हो और वहाँ पे 50 डे का एवरेज वॉल्यूम 3 टाइम्स हो, और ये सारी चीज हम डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। ठीक है। तो जब ऐसी कैंडल बनी, जैसे कि यहाँ पे 7.89% की कैंडल बनी थी, और यंग भी है क्लियरली कि स्टॉक ने पहले मूव नहीं दिया है, लास्ट 3-4 महीने में तो एटलीस्ट नहीं चला। करेक्ट। ठीक है। तो आप यहाँ से इसको ट्रैक करना स्टार्ट करोगे। अब इसके बाद आप वेट करोगे कि जो हमारा फाउंडेशन है कि रेंज कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे बनता है। अब आप इस दिन से मैं ट्रैक कर रहा हूँ सर, अब यहाँ तक पहुँचे। ठीक है। अब क्योंकि ये बेस से निकल चुका, 10 EMA इसमें आ गया। ठीक है। अब आप देखोगे कि धीरे धीरे करके ये छोटी कैंडल्स बनाने लगा। ठीक है। हाँ। अब जब भी आइडियली मैं वेट करता हूँ कि कोई इनसाइड बार बन जाए, एक बार के अंदर बार बन जाए, तो दैट इज बेस्ट, क्योंकि इनसाइड बार के क्या होगा कि आपको एंट्री का कोई सोचना ही नहीं है। बार की जो इनसाइड बार बना है उसके ऊपर आप
जीटीटी ऑर्डर या आपने जो भी बाय ऑर्डर प्लेस करने हैं वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है। जैसे कि इस केस में देखो आप, इसके ऊपर ये बार बना है। तो वो जो इनसाइड बार का मेन कैंडल है, बड़ा कैंडल, उसके हाई को मार्क करना है हमको एंट्री हाँ के हाँ, लिए। इसका क्योंकि और ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडम इनसाइड बार आप ट्रेड कर लो, क्योंकि एक 11% का कैंडल बना होगा, उसके अंदर 8% का कैंडल बना, तो कहने के लिए तो वो भी इनसाइड बार है। हाँ बट क्योंकि वो रेंज कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं हुआ ना वहाँ पे। हाँ, यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्टॉक एक ऊपर जाता हुआ एक बड़ी रेंज में से छोटी रेंज में आ रहा है। मतलब विजिबली भी होना चाहिए। हाँ, तो आपको क्लियर, क्योंकि आप छोटे स्टॉप लॉसेस फॉलो करने वाले हो, तो कैंडल भी तो छोटी चाहिए होगी आपको। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसके ऊपर आप अपना बाय, या कभी बार क्या होता है कि अगर आपको सेटअप, जैसे आपने सेटअप इनफ स्टडी किया, तो आप इसको एंड ऑफ द डे भी बाय कर सकते हो। मैं मोस्टली अगर अच्छा मार्केट हुआ तो एंड ऑफ द डे ही बाय कर लेता हूँ। ठीक है। 3:30 के आसपास, क्योंकि आप स्कैनर रन करके, क्योंकि मैं इसको ट्रैक, क्योंकि मैं इस दिन से इसको ट्रैक कर रहा हूँ ना। हाँ। इस दिन पे नहीं, मैं इस दिन से इसको ट्रैक कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि ये रेडी है, तो मैंने इसको यहीं पे बाय कर लिया था। ठीक है। 22 को 22 आप देख रहे हो कि मल्टीपल कैंडल बन रही है यहाँ पे। ठीक है, हाँ। एंड देन नेक्स्ट डे इसने गैप अप किया, बट उतना कुछ खास मूव नहीं दिया। बट इसके बाद वाले दिन में इसने फिर से ब्रेकआउट हो चुका। पर ये एक्टिव कहाँ पे हुआ था अगर हम नॉर्मल करें? ये एक्टिव हुआ था मोस्ट केसेस में इसके हाई के ऊपर। वो प्राइस क्या था? ये प्राइस था ये, दैट इज इसका हाई 687। ओके। 680 और उसके नेक्स्ट डे उसमें कुछ नहीं हुआ? उसके नेक्स्ट डे इसमें कुछ भी नहीं हुआ। और कई बार ऐसा पे हुआ। आपका स्टॉप लॉस क्या होता है? मेरा मैक्सिमम स्टॉप लॉस 2.5% का रहता है। मतलब आप कैंडल का लो नहीं लगाते? नहीं, अगर 2.5% के स्टॉप लॉस से ज्यादा मेरा बना है, तो लाइक अगर कैंडल के लो अगर बड़ा होगा, फिर भी मैं स्टॉप लॉस 2.5% का फॉलो करूंगा। ओके। और अगर कोई स्टॉक 3-4% से अगर गैप अप मारा है, तो मैं उसको बाय नहीं करूंगा, क्योंकि क्या होता है कि कई बार सुबह में गैप अप भी हो जाता है, और फिर वो स्टॉक अगर छोटा सा भी पुल बैक दे तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है। ठीक है। तो आप इनसाइड बार की वेट करो, या कई बार इनसाइड बार अगर ना भी मिले तो कॉन्ट्रैक्शन बार की वेट करो, कि जहाँ पे आपको ये रेंज कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा है, बिल्कुल टाइट रेंज में जा रहा है ईएमए के पास, एंड फिर उसको आप उसके ऊपर प्रीवियस डे के हाई के ऊपर या इनसाइड बार के हाई के ऊपर आप यहाँ पे बाय ट्रिगर कर सकते ठीक है। ठीक है। अब इस केस में आप अपने स्टॉप लॉसेस भी बिल्कुल, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल टाइट रेंज है, ये दोनों कैंडल की रेंज भी बिल्कुल टाइट है, तो इससे बड़ा आपका स्टॉप लॉस होने की जरूरत नहीं है। ओके। मतलब आप इन शॉर्ट आप 2.5% से ज्यादा तो स्टॉप? हाँ, 2.5% से ज़्यादा मैं लेने वाला नहीं हूँ इसमें। बट अगर कोई देख रहा है तो दे कैन ऑल्सो स्टार्ट विद दिस वन, कि भाई ये जो बिल्कुल ये भी पाइवट लो का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं शुरुआत के लिए। ठीक है। यहाँ पे भी कोई गलत, इसमें थोड़ा रूम, लेकिन ये इवेंचुअली बड़े स्टॉप लॉस, उससे तो भी ये छोटा भी होगा ये स्टॉप लॉस। ठीक है। ठीक है, तो ये मेरा बाई एंड मेरा स्टॉप लॉस हुआ। अब मेरा सेल कैसे रहता है कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ना, जो लेग वाइज मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरा ये पहले लेग से थर्ड लेग की रैली तक मैं इसको फॉलो करूंगा, इसको होल्ड करूंगा, और इसके बाद मैं इसको सेल कर दूंगा। तो यहाँ पे मोमेंटम स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे स्टॉक में मोमेंटम आया, ओके। एंड देन आप देख रहे हो कि यहाँ पे फिर से एक बार ब्रेकआउट हुआ। अब यहाँ पे आप देखना कि 3 दिन बाद फिर से, यहाँ पे मैंने बाई नहीं किया था। पर आप कर सकते हो एज पर रूल? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन 3 दिन की टाइटनेस में मोस्टली ऐसे, अगर ऐसा आप देखो कि 10 के पास भी है, हाँ। और आपको लो रिस्क भी मिल रहा है यहाँ पे, आई गेस क्योंकि ये मूव आया, तो कई बार क्या होता है कि स्टॉक ऊपर जाके वापस आ जाता है। ओके। अगर सेटअप ठीक ना हुआ तो कई बार ऐसा होता है। इस केस में ऊपर चला गया। हाँ, ये केस में जब आपने बाय किया उसके बाद इतना बड़ा कैंडल है, वो कितना परसेंटेज का था बाय एंट्री के बाद? बाय एंट्री के बाद 13% का कैंडल है। तो सर हमने 2.5% का रिस्क लिया था, हमें एक कैंडल में 13% रिटर्न मिल रहा है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड तो 1:3 से ज्यादा हुआ। हाँ, तो मोस्टली वही होता है कि अगर मार्केट चॉपी या साइडवेज रहता है, तो मैं कभी कभी बिल्कुल खराब हुआ जहाँ पे स्क्वाट्स ही हो रहे, स्क्वाट्स मतलब स्टॉक ऊपर जाके वापस आ जाता है। ओके। ड्यूरिंग द डे ऊपर जाते हैं, लेकिन वो सस्टेन नहीं करते, वो ब्रेकआउट रहते नहीं। तो मैं उस केस में 2R पे भी बुक करने लगता हूँ। लेकिन नॉर्मल 2R मतलब 1:2 आपका एक, आप 5 रुपये का रिस्क ले रहे हो, तो आपका जो रिस्क है वो, हाँ, वो 2R मतलब आप 10 रुपये कमा रहे हो। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने ये कैंडल पे एग्जिट नहीं किया, नहीं किया, राइट? आपने नहीं किया? हाँ, नहीं किया। तो ये तो एक मतलब एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि क्यों नहीं किया आपने? हाँ, क्योंकि ये एक अर्ली एक्सटेंशन कैंडिडेट था। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि ये पहले मतलब से ही ये इसका आपको पहली बार ऐसा हुआ हाँ, था। इसका ब्रेकआउट, जो अगर ब्रेकआउट के टाइम पे उसने दिखा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, तो मोस्ट केसेस में ऐसे ब्रेकआउट ना एक अच्छा मूव देते हैं। समझ गया। ठीक है, कि और मेरा आइडियली सिनेरियो यही रहता है कि मैं थर्ड बेस के आसपास बेचूं, क्योंकि वहां के बाद
स्टॉक ना थोड़ा वॉलेटाइल हो जाता है, उसका मूवमेंट थोड़ा वॉलेटाइल हो जाता है, ठीक है। ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे बेच दिया था, यहाँ पे आधा मैंने बेच दिया था, आधा अभी भी मैं कैरी करके गया था, ओके ठीक है। एंड देन थोड़े दिन बाद यहाँ पे फिर से एक ले गया। आप देखिए रेंज कॉन्ट्रैक्शन, जो मैंने आपको बताया ना कि रेंज आफ्टर एवरी एक्सपेंशन देयर इज अ रेंज कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। तो ये फिर से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक यहाँ पे भी एक बाई का मौका था, मैंने नहीं किया, बट ये फिर से, तो यहाँ पे मैंने पूरा जो बाकी था वो बेच दिया। ओके, मतलब आप अगर सब 1, 2 एंड 3 जो मैंने आपको बताया कि 3 लेग की, मतलब अगर ये स्टॉक नया ब्रेकआउट कर रहा है जिसमें आप बोलते हो यंग ब्रेकआउट है, तो आप उसमें 3 लेग तक राह देखते हो। हाँ, और सेकेंड लेग में मोस्टली 50% क्वांटिटी बुक बेच देता हूँ। हाँ, डिपेंड्स, अगर स्टॉक जो उस हिसाब से, अगर स्टॉक पुल बैक कर रहा है, अगर स्टॉक वापस आ रहा है, क्योंकि जब मैं एंटर कर रहा हूँ तो मेरा रिस्क 2.5% है सर। करेक्ट। लेकिन अगर यहाँ पे, तो इस केस में स्टॉक वापस नहीं आया, लेकिन ये ईएमए को टच करने यहाँ पे वापस आया 20, तो मेरा रिस्क तो 10% का हो जाएगा ना यहाँ पे। हाँ, तो मैं उतना स्टॉक को उतना पुल बैक मारेगा 15-20% का, उतने टाइम को मैं वेट नहीं करूंगा फिर, तो आप पहले ही निकल तो फिर मैं निकल जाऊंगा। ओके। क्योंकि आइडियली ये 10% भी मेरा 4 आवर्स का ट्रेड हो गया ना। हाँ, अगर मैं 2.5% के रिस्क ले तो 10% भी मेरे प्रॉफिट से जा रहा है ये। तो यहाँ पे मैंने एग्जिट कर लिया और नेक्स्ट डे ये फिर भी चला था, बट यहाँ पे मेरे पास नहीं था। तो ये रिपीट मोड पे ये होता रहता है कि यहाँ पे आप ये, अब इस केस में अर्ली एक्सटेंशन मिला, हर एक केस में आपको अर्ली एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, क्योंकि कई बार ब्रेकआउट क्या होता है कि बिल्कुल स्लो ब्रेकआउट होते हैं, कि जहाँ पे ऐसे कैंडल ब्रेकआउट होने के बाद ऐसे ऐसे बनने लगेंगे, उसको भी आप फ्लैग की तरह ट्रेड करोगे, लेकिन वहाँ पे आप अपना सेलिंग थोड़ा जल्दी कर सकते हो। ओके। तो ये अब एक आइडियली बाइंग के लिए मैं क्या देखता हूँ, एक सेटअप अगर मुझे बाई करना है तो मैं क्या देखता हूँ कि एक टाइट एरिया में उसका पेवट फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। स्टॉक ब्रेकआउट के बाद बिल्कुल टाइट रेंज में यहाँ पे जैसा चल रहा है वो बिल्कुल ऐसा फॉर्म होना चाहिए। अगर वो काफ़ी वॉलेटाइल रहा, यहाँ पे अगर स्टॉक काफ़ी वॉलेटाइल ऊपर नीचे हो रहा है इतना ज़्यादा, तो वो अभी रेंज कॉन्ट्रैक्शन में नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो एक आइडियल केस में एक ये फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे टाइट बार में फॉर्म हो रहा है, तो आपको पता है कि एक पाइवोट फॉर्म हो रहा है। एंड यहाँ पे अगर जब भी, क्योंकि एक मोमेंटम, अब ट्रेंडिंग स्टॉक है, मोमेंटम में जस्ट आया, तो वहाँ पे चांसेस हाई रहते हैं कि वो ब्रेकआउट सस्टेन हो गए। ठीक है। तो एक टाइट रेंज देखना सबसे इंपॉर्टेंट। देन इससे पहले जब मेरी बाइंग हो, उससे पहले एक बाइंग थ्रस्ट, और बाइंग थ्रस्ट में इसको कहूँगा कि जहाँ पे एक बाइंग आई है, ठीक है, एक बाइंग आई है जहाँ पे पहले, तो वो बाइंग आपको देखनी है, क्योंकि अगर स्टॉक ऊपर जा रहा होगा तभी पोटेंशियल अप ट्रेंडिंग स्टॉक में फिर से बाय करने का मेरे लिए। ठीक है। द नेक्स्ट क्राइटेरिया इज LSIB, लेट स्टेज इनसाइड बार, जिसे मैं कहता हूँ। तो लेट स्टेज इनसाइड बार मतलब क्या होगा, क्योंकि इसी सीसील में भी आपने पहले एक इनसाइड बार देखा होगा। ओके। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे भी एक इनसाइड बार है, इस बार के अंदर भी ये बार है। हाँ, ठीक है, इसीलिए मैं इसको लेट स्टेज कहता हूँ। लेट स्टेज मतलब ऐसा नहीं कि स्टेज 4 या स्टेज 3 में बनना हो, लेकिन ये एक मूव के बाद जैसे ही 10 के आसपास आके बनता है ना, देखिए ये धीरे धीरे ये एक इनसाइड बार बना, लेकिन ये अभी भी अर्ली स्टेज है। 5 से 7 दिन, अगर एक ब्रेकआउट के बाद 5 से 7 दिन के बाद अगर आपको साइडवेज कंसोलिडेशन मिलता है, वो बेस्ट रहता है मैक्सिमम टाइम। ठीक है। तो देयर यू गो, लुक एट दिस, अभी ये मिल गया, ये मिल गया आपको इनसाइड बार। अब आपको क्या करना है कि इसके ऊपर आपका बाय ऑर्डर, इसका जो भी होगा वो आपको रखना है, दैट इज 694.85 का हाई है, एंड इसके बाद आपको छोड़ देना। अब इसमें एक और बेटर हुआ कि आप देखिए मल्टीपल इनसाइड बार बन रहे हैं। यहाँ तो पे दो आप अभी वो ग्रीन कैंडल का अभी ग्रीन का हाई ले लेना है, अभी आपका भाई नीचे आ जाएगा। ओके, तो अपना स्टॉप लॉस और छोटा हो जाएगा। अब अगर बहुत ही छोटी कैंडल हुई तो आपको ये करना है कि मैक्सिमम टाइम अगर आप आपके स्टॉप लॉस इसके लो थोड़े इसके नीचे रखना है। अगर इसका लो इस केस में 665 है तो आप इसको 663, 662 रख लीजिए, 65 मत रखिए। ओके। कई बार क्या होगा कि नीचे आके भी ऊपर आ जाएगा, तो थोड़े 1-2 रुपए की जगह, और वैसे भी आप टाइट रेंजेस में ही जा रहे हो, टाइट स्टॉप लॉस ही बहुत ज़्यादा टाइट स्टॉप लॉस फॉलो कर रहे हो, तो उस केस में आपको कई बार होगा कि आपके जो स्टॉप लॉस हिट होकर जो स्टॉक ऊपर आते हैं वो आप बच जाओगे। सही है। तो ये आपका प्लेस हो गया। नेक्स्ट ये गैप अप हो गया था। अब ये गैप अप तो फिर भी ट्रेडेबल था, अगर 3-5% का गैप अप होगा छोड़ देंगे, मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि अपने जो रिस्क क्राइटेरिया उसको मैच नहीं होगा। नेक्स्ट वॉल्यूम, जैसे मैंने बताया कि एक्सपांसन जैसे कैंडल्स में हुआ है इसमें प्राइस में, वैसे वॉल्यूम में भी एक्सपांसन एंड कॉन्ट्रैक्शन चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम जब ऊपर गया, स्टॉक जब ऊपर गया तो वॉल्यूम ऊपर गया, और जब स्टॉक साइडवेज गया तो वॉल्यूम भी नीचे आया, राइट। तो आपको दोनों कंफर्मेशन मिल रहा है। करेक्ट। प्राइस एक्सपांसन, वॉल्यूम एक्सपांसन, प्राइस कॉन्ट्रैक्शन, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन एंड द डायरेक्शन, दोनों सारी चीज़ जो हमारे पिलर में बात की वो सारी चीज़ें मिल रही है। करेक्ट।
यंग स्टॉक तो बिल्कुल इसीलिए बेस या यंग स्टॉक देखना कि जो बिल्कुल नया फ्रेश ब्रेकआउट हुआ। अगर आप ऐसा ही कोई बड़ा कैंडल, क्योंकि स्कैनर में क्या होगा कि आपको जहां पे भी कंडीशन मैच हो रहेगी वो सारी चीज़ें दे देगा। जो स्टॉक 100% चलने के बाद भी मान लो कि कल उसने 6.5% की कैंडल दी है विथ बिगर वॉल्यूम, तो वो भी आपकी वॉटलिस्ट में स्कैनिंग में आ जाएगा। करेक्ट। लेकिन उसको आप ट्रेड नहीं कर पाओगे क्योंकि वो ऑलरेडी एक एक्सटेंडेड स्टेट में चला गया। एक बार आप वो स्कैनर रन कर सकते हैं? डन। तो वो स्कैनर है वॉल्यूम सॉकर्स। तो ठीक है, ये फ्री है सर स्कैनर? फ्री है और मैं आपको साथ ये शेयर कर दूंगा। ये इसमें कुछ बड़ा लॉजिक है नहीं। 50 डे की जो मैंने आपको बताया कि जो सिंपल मूविंग एवरेज रहती है वॉल्यूम की, उसके 3 टाइम्स हमें वॉल्यूम चाहिए। ठीक है। अब इसका लॉजिक क्या है कि 50 डे मतलब ऑलमोस्ट 3 महीने तक स्टॉक साइडवेज रहा है। करेक्ट, हाँ। ठीक है, और अचानक से वहां पे वॉल्यूम पंप हुआ। ठीक है। तो दैट मीन्स कि कोई बड़ा बायर वहां पे एंटर हुआ है। 30 रुपीज क्योंकि पेनी स्टॉक्स नहीं चाहिए। एंड द पॉजिटिव साइड 6.5%। तो इससे क्या होगा कि आपको प्राइस एक्सपेंशन मिल गया, यहाँ पे आपको वॉल्यूम भी एक्सपेंशन मिल मिल गया। ठीक है, अब एक चीज आपको देखने की रही, क्योंकि ये डायरेक्शन पॉजिटिव साइड 6.5 पॉजिटिव साइड है, तो मतलब आपको डायरेक्शन भी आपको ऊपर की साइड मिलेगा। करेक्ट। अब इस स्कैनर रन करते टाइम आपको एक ही चीज देखनी है कि स्टॉक यंग है कि नहीं। जो बेस, क्योंकि आपको यहाँ पे सारे जो 100% चल गए होंगे वो भी आएंगे, जो नए बेस ब्रेकआउट हो रहे हैं वो भी आएंगे। तो ये कंडीशन रन तो करते टाइम आपको अगर वो पहले से बहुत चला हुआ है तो उसको एक बार अवॉइड कर देना है। ठीक है। यहाँ से आपको मान लो कि आपके पहले दिन पे ये आया आपकी वॉटलिस्ट में, तो आपको यहाँ से इसको ट्रैक करते जाना है। जैसे मैंने इसको ट्रैक किया था, जब भी आपकी वॉटलिस्ट में आपको डेली उसको देखो। ठीक है, डेली उसको देखो, और कब आपकी एंड मेनली जब ऐसी कैंडल बनेगा वो 10 के आसपास ही आके सपोर्ट लेगा। तो आप उसको वेट करो, जब भी रेंज कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है आप उसको, क्योंकि आपको वहीं पे लो रिस्क एंट्री मिलेगी। ठीक है। मतलब आपके केस में तो आप 2.5% से ज़्यादा रिस्क ही नहीं लेते हो, है ना? लिक्विडिटी एक मेन, तो लिक्विडिटी के लिए भी मैंने क्या किया, एक टूल बनाया है। एंड यहाँ पे आपको सारी जो बिल्कुल नया होगा, जिनको कितना दूर है वो सारी, क्योंकि मैंने भी इसी से सीखा था कि ये सारी चीज़ें बना के आप देख रहे हो कि 10, 20 और ये पाइन एडिटर, ये भी मैं आपको साथ शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि 10 EMA से स्टॉक कितना दूर है, 20 EMA से कितना दूर है, 50 से कितना दूर है। और वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मैंने देखा है कि जो लो वॉल्यूम है, मतलब 5-5.5 करोड़ के आसपास होते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि लिक्विडिटी या प्राइस के जो स्प्रेड होते हैं ना आपके बाय सेल के, वो बहुत बड़े होते हैं। तो वो मैं कहूँगा कि अवॉइड करो जहाँ पे लिक्विडिटी थोड़ी कम है, एंड दैट इज़ व्हाई यू नीड लिक्विडिटी फिल्टर। ठीक है सर। तो ये इंडिकेटर कैसे आपने डाला यहाँ पे, ये वाला जो आपने ये इंडिकेटर मेरे एक स्टूडेंट ने, मुझे आइडिया मेरा था, मैंने उनको समझाया कि मुझे ऐसी कुछ चीज़ें चाहिए क्योंकि इसमें टाइम बच जाता है। तो ये कैसे लगाया सर यहाँ पे? ये बिल्कुल पाइन एडिटर का मैंने ऑलरेडी इसका लिंक भी शेयर किया हुआ है सर मेरे अकाउंट के, मेरे यूट्यूब पे या मेरे ट्विटर पे भी, और वो मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगा। ये फ्री है, ये फ्री है। तो ये स्कैनर और ये इंडिकेटर या आरवॉल, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सही है। मैं बेसिकली सर से जो भी सर बता रहे हैं ना चार्ट में, मैं आप लोगों के लिए वो समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या चीज़ है, और अगर ये सर ने बनाई है या ये ट्रेडिंग व्यू में अवेलेबल नहीं है तो मैं कोशिश करूँगा कि सर से लेके आप लोगों को दे दूँ। राइट सर? ओके। तो बस यही चीज़ है आपको। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि वॉल्यूम वैल्यू जो है 12 पॉइंट, मैंने कलर भी दिया, रेड कलर में होगा, उसको इग्नोर कर देना है। Okay. तो 5 करोड़ से नीचे उसके 50 डे की वॉल्यूम, उसकी स्टॉक की प्राइस इंटू 50 डे के एवरेज वॉल्यूम, ठीक है, मल्टीप्लाई करके अगर क्योंकि 5 करोड़ का भी वहाँ पे वॉल्यूम ट्रेड नहीं हो रहा, तो वहाँ पे मोस्टली इन लिक्विड स्टॉक है। हाँ, तो फिर उस स्टॉक को छोड़ देना है। राइट। सबसे बड़ा जो मेन क्राइटेरिया रहता है मेरा, लो रिस्क एंट्री होना, कि स्टॉक में अगर, जैसे मैंने बताया कि अगर मेरी एंट्री से मैच नहीं हो रहा, मेरे रिस्क से मैच नहीं होता, मैं उस स्टॉक को छोड़ दूंगा। ठीक है, भले ही वो ऊपर चले। एंड देन नेक्स्ट रहता है कि एक सेक्टर, जब ये सियाराम सिल्क ब्रेक हुआ तब ये भी एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर से। अब स्ट्रॉन्ग सेक्टर कैसे पकड़ोगे, जैसे आप रेंज एक्सपेंशन जो स्कैनर है उसको रन करोगे ना, वॉल्यूम सॉकर जो मैं कहता हूँ, तो वहां पे अगर एक ही सेक्टर के स्टॉक मल्टीपल आपको मिलने लगे, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता है कि एक ही सेम सेक्टर के स्टॉक साथ में सेट हो गए, हाँ, तो आप फिर आपको कोई और चाहिए नहीं कि आपको कहाँ से देखना है कि कौन सा सेक्टर चल रहा है, आपको इजीली वहां से मिल जाएगा। ठीक है। पर अभी समझो सर एक ही सेक्टर के 4-5 स्टॉक आ रहे हैं, तो मैं कौन सा खरीदूं? सब खरीद लूं? नहीं, जो स्टॉक के लास्ट 52 वीक हाई में सप्लाई नहीं ना, जो रेजिस्टेंस से दूर हो। ओके। अगर हम एक सिनेरियो देखें, क्योंकि तो ये एक बड़ा वो हो जाएगा ना, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा स्टॉक लेना चाहिए। नहीं, कंफ्यूजन क्लियर कर देंगे सर। तो ये पेपर के स्टॉक्स है मोस्टली, अगर आप देखोगे कि स्टॉक्स एक साथ चलते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि ये एक मूव
हमें सितंबर 22 या उससे पहले भी यहाँ पे एक मूव मिला है, ठीक है, मार्च 2022 में। ठीक है। तो आप देखिए जैसे एक स्टॉक में मूव स्टार्ट हुआ ना, सारे स्टॉक में यहाँ पे एक साथ ये मूव पहला स्टार्ट हुआ है। ओके। अब जैसे जैसे आप इसको आगे लेके जाओगे तो ये पहला ये मूव बना एंड देन ये 10 के आसपास आप देखिए यहाँ पे वेस्ट कोस्ट में, यहाँ पे जेके में, स्टार पेपर में अभी नहीं हुआ कुछ भी, ठीक है। सो ये लैग कर रहा है। तो मोस्टली आपका प्रेफरेंस क्या रहना चाहिए, लुक एट दिस। तो आप देख रहे हैं वेस्ट कोस्ट और जेके में भी वो चीज़ें नहीं हो रही है, ठीक है। सो आई विल प्रीफर जेके मोर। इसका रीजन ये है कि वेस्ट कोस्ट में अभी भी आगे ये जगह पे है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, करेक्ट, खाली एरिया है यहाँ पे। तो जेके जाके आपको सिंपली ट्रेड करना है। यहाँ पे भी अपसाइड में रेजिस्टेंस नहीं है तो चांसेस, और यहाँ पे भी वही पैटर्न जो हमने डिस्कस किया है, ये आप देखिए यहाँ पे भी आप, ये तो फ्लैग है सर। हाँ बिल्कुल फ्लैग वाला सेटअप जो आपने, अब इसको मैं नाम हटा दूँ, आप इसको सियाराम सिल्क बोलोगे या जेके पेपर बोलोगे, पैटर्न तो वही रिपीट होता है, करेक्ट, ठीक है। मार्केट कंडीशन, अब इसको तो जैसे कहते हैं ना कि भाई ये पैटर्न तो बुल मार्केट में ही चलेगी, तो बेयर मार्केट में कौन सी बाइंग पैटर्न चलेगी हमें तो नहीं पता। वैसे भी सर मेरा ये नोटिस किया है मैंने कि जनरली स्विंग ट्रेडिंग सेटअप्स है ना, कोई भी हो वो बेयर मार्केट में ज़्यादा नहीं चलते, क्योंकि बेयर मार्केट में इतना पैनिक होता है कि मोस्टली सारे सेटअप फेल हो जाते हैं। सो मार्केट कंडीशन को भी आप उसी हिसाब से देखोगे कि अगर मार्केट मल्टीपल लेग में रन हो चुका है, कि अगर निफ्टी 500 4-5 महीने से बिल्कुल ऊपर चढ़े ही जा रहा है, या स्मॉल कैप मिड कैप, क्योंकि मोस्टली ये स्टॉक हम ट्रेड करेंगे वो स्मॉल कैप एंड मिड कैप में सही हो गए, तो वहाँ पे आपको थोड़ा, क्योंकि लेग जहाँ पे जैसे हमने स्टॉक का डिस्कस किया, तो थोड़ा कॉशियसली रहना है अगर मल्टीपल मंथ में, या फिर अगर स्टॉक जो ब्रॉडर इंडेक्स बेस से बाहर आ रहा है तो वहाँ पे आप ट्रेल करोगे, ठीक है, ठीक है। तो ये पाइवट की अगर बात करें तो मोस्टली एक लूज पाइवट और टाइट पाइवट में क्या डिफरेंस रहता है, जैसे हमने पिवट की बात की, तो एक जो स्टॉक है ना नीचे से बिल्कुल रन करके ऊपर आता है ना, जैसे आप देखते हैं कि भाई बिल्कुल डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक था और मल्टीपल टाइम वो बड़ी कैंडल बनाते जा रहा है, अब आप उसमें बाय करोगे तो क्या होगा कि आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, ओके। लेकिन इसमें अगर आप टाइट रेंज देखोगे कि जहाँ पे बिल्कुल वॉलेटिलिटी ड्रॉप हो रही है एंड पाइवट छोटा सा फॉर्म हो रहा है, तो आप वहाँ पे आराम से एक अच्छे टाइट स्टॉप लॉस से बाय कर पाओगे। कई बार क्या होता है सर कि स्टॉक ऊपर चला गया, हाँ, और फिर जैसे इसका लेग खत्म होगा वो नीचे आएगा, हाँ, ठीक है। अब उसका एक एग्जांपल अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो एजिस लॉजिस्टिक रिसेंटली अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक आप देखिए 136% का इसने मूव दिया था रिसेंटली, हाँ, ठीक है। अब 136% के बाद ये स्टॉक तो अप ट्रेंडिंग ही है अभी भी, हाँ, ठीक है। अब आप देखोगे, अब आपको क्या वेट करना है कि अब क्योंकि ये बेस हो रहा है, ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि इसको 20-50 पे लगा के देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर लगेगा। अब क्या होगा कि ये आप दिख रहे कि स्टॉक 50 से नीचे जा रहा है, फिर से रिक्लेम कर रहा है, फिर से नीचे गया, फिर से, दैट मीन्स अभी भी यहाँ पे कोई एक्शन हो, क्योंकि स्टॉक नीचे नहीं जा रहा। तो ये हम लोग बेस वाले सेटअप में इसको वॉच लिस्ट पे, हाँ, बेस वाले सेटअप में इसको वॉच लिस्ट पे रखेंगे। बस कंडीशन ये होगी कि यहाँ पे आप एक बाइंग इंटरेस्ट वापस आने का वेट करोगे सर। हाँ, मतलब जो अभी तक आया नहीं है। हाँ, तो बस बिल्कुल वही चीज़ है यहाँ पे। ये नॉर्मल जो मिनरविनी का जो VCP बेस रहता है वही पैसा ही बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। बट आप जस्ट वेट करो, इससे क्या होगा कि आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो यही आपको प्रीफर करना है। एंड सिमिलरली अगर कोई सेटअप, क्योंकि ऐसे सेटअप ट्रेड करने में आपको बहुत सारे सेटअप मिलेंगे एक ही कंडीशन में, जब आप स्कैनर रन करोगे तो 40-50 स्टॉक आपको मिलेंगे। अब उसमें से आपको सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसा रहेगा कि जो भी अपने रिसेंट स्विंग हाई से जितना पास होगा आप उसको ज़्यादा पहले प्रेफरेंस दोगे। जैसे अभी आपने जो इमेज दिखाई है उस हिसाब से सेकंड वाली इमेज वो ज़्यादा प्रेफर करना सही है, क्योंकि वो अपने जो हाई है उसका हाई के आसपास है, ठीक है। और ये है यहाँ पे हो सकता है कि जो अभी भी जो फंसा हुआ है बायर वो अपना एग्जिट देख सकता है वहाँ पे। तो आपको ऐसा सेटअप प्रीफर करना है, क्योंकि जब आप सिलेक्शन करोगे तो ये छोटी चीज़ें आपको मैटर करेगी, ठीक है। जो मैंने आपको बताया कि LSIB जो मैं ट्रेड करता हूँ, जिसको मैं कहता हूँ लेट स्टेज इनसाइड बार, तो यहाँ लेट स्टेज इनसाइड बार, लेट स्टेज, हाँ, क्योंकि हमने देखा ना सी सिल्क में जो पहला भी एक इनसाइड बार बन गया था, लेकिन अगर ये ऊपर जाते वक्त यहाँ पे इनसाइड बार बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि रेंज कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है, हाँ, क्योंकि ये तो रैली के अंदर है ना, कॉन्ट्रैक्शन रैली रुकने के बाद अगर 5-7 दिन के बाद अगर आपको इनसाइड बार या कई बार एक छोटा सा बार मिल जाए तो वो, और वॉल्यूम भी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तो दैट विल बी बेस्ट एरिया टू बाय, ठीक है, आपको लो रिस्क से ट्रेड करना है, ओके। एंड अब क्या होगा कि ये सेटअप जो मैं ये सेटअप आपको दिखा रहा हूँ,
अब हो सकता है कि आपको यहाँ पे भी दिखे इतने ऊपर जाने के बाद भी, हाँ, तो फिर अवॉइड कर तो आपको अगर आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो या एक दो दिन को ठीक है, अदरवाइज अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको ट्राई ये करना है कि पहले या दूसरे बेस पे आप उसको पकड़ो। पर सर ये केस में तो यहाँ पे क्लियरली चीज दिख रही है कि स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है, तो इसको अवॉइड करना ही ज्यादा समझदारी है ना। हाँ ऑब्वियस, अगर जितना ऊपर जाओगे, जैसे मैंने बताया कि हम इंडियन मार्केट में 80 to 100% का ये मूव रहता है। हाँ, तो अब अगर आप 70% चलने के बाद उसको भले ही सेटअप हो, लेकिन कई बार आपको विलिंगनेसली छोड़ना पड़ेगा। बराबर है, क्योंकि अपसाइड में बहुत कम यहाँ यंग नहीं है वहां पे। ठीक है, ठीक है, तो अब बाइंग क्राइटेरिया के ऊपर बात करूं, मेनली मैं बाई बेसिकली कैसे कर सकते हो आप, तो सेटअप आपको पता चल गया। आप बाय करोगे कि प्रीवियस डे के हाई के ऊपर बाय करोगे, अगर ठीक है। ठीक है। दूसरा बाय होता है कि जहां से पिवट से ऊपर जा रहा है स्टॉक, एक लाइन अगर आप हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करोगे एंड यहाँ पे लेट्स से कि एक लेग, या रिसेंटली मैंने एक ये ट्रेड किया ब्लिस जीवीएस, ठीक है। तो आप पिवट किससे वो हमको ये आप इनसाइड बार का एक बेस्ट एग्जांपल है। अगर आप देखो यहाँ पे मैंने इसको ये 166.6 पे लिया है, तो ये इनसाइड बार के ऊपर आप देखोगे इसका हाई के ऊपर, ठीक है। ठीक है, तो अगर आप सीख रहे हो, नए हो, तो आप इसको ये फॉर्म होने के बाद बाय करो। लेकिन अगेन अब इसमें ट्रेड ऑफ रहेंगे कि आप थोड़ा लेट एंट्री करो, स्टॉक 10% चलने के बाद 8% चलने के बाद ट्रेड करो, तो आप थोड़ा धीरे धीरे नीचे आओगे कि जितना टाइट पिवट आप देख सको 172। नहीं, पर फिर इसमें स्टॉप लॉस क्या रहेंगे? आपके वाले में तो 2.5% रखेंगे, इसमें क्या रखेंगे? अगर आप, वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप 10% के ऊपर बाय करोगे तो आपके स्टॉप लॉस बड़े होते जाएंगे। इसीलिए आपको टाइट पिवट, जो मैंने बोला कि लूज पिवट नहीं ट्रेड करना, टाइट पिवट ट्रेड करना। वही अभी अगर ये केस में कोई बाय करता है तो उसका स्टॉप लॉस क्या होता है? बड़े मतलब कितना बड़ा हो जाएगा? बहुत बड़ा होगा सर, क्योंकि आप ये लूज पिवट का एक एग्जांपल है कि या ऑलरेडी आप स्टॉक तब बाय कर रहे हो, आई थिंक 9% ऊपर है तब आप बाय कर रहे हो। तो यहाँ पे किसको स्टॉप लॉस लगाऊं मैं तो बोलूंगा आप ट्रेड ही मत करो ये। हाँ, क्योंकि अगर मैं कैंडल के लो लगाऊं तो 9-10% एग्जैक्टली, मैं वही बोलूंगा कि इसको ट्रेड मत करो। हाँ, सीआरएम सिल्क कैन बी बेटर एग्जांपल, क्योंकि वहां पे एक टाइट एरिया ऐसा बना था, आप देख रहे हैं यहाँ पे, देरी वो, तो यहाँ पे ऐसा कोई एरिया, अब इस ट्रेड ऑफ रहेगा। वही मैं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे बाय करोगे तो आपको एक टाइट है, हाँ ये छोटा है बट वहाँ पे बड़ा है, बट इनसाइड बार था वहाँ पे ब्लिस जीवीएस में, क्योंकि फार्मा एक सेक्टर अच्छा कर रहा है, तो यहाँ पे एक इनसाइड बार था, और इस इनसाइड बार के ऊपर आप बाय कर लो और आपके जो भी स्टॉप लॉस में। पर अगर आपने इनसाइड बार मिस कर दिया तो फिर ये ट्रेड ही मिस हो गया, मिस हो जाएगा। एंड कई बार यही होता है कि आप यहाँ पे एंटर करोगे तो यू आर ऑलरेडी लाइक सेम डे आप ऐसा स्टॉक बाय करो जो ऑलरेडी 8-9% ऊपर है, तो मतलब आपका प्रोबेबिलिटी खराब हो जाएगा, आपका रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जाएगा, क्योंकि आप ऐसा ट्रेड, एंड क्योंकि अब ये स्टॉक थोड़ा सा भी पुल बैक लेगा आपके कॉस्ट के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आई वुड से कि इसको बिल्कुल ऐसे ट्रेड को मैं बोलूंगा कि इग्नोर ही कर दो, अगर जितना हो सके उतना टाइट पिवट देखो। देन एंटिसिपेशन एंट्री, अब ये तभी बिल्ड होगी, ये एंट्री तभी आप कर पाओगे जहां पे आपने सेटअप स्टडी किए होगे। अगर आपने मतलब आपने इसमें कम से कम 100 ट्रेड लिए होंगे, हाँ, उसके बाद आप एंटिसिपेट जी बिल्कुल, आपको जो भी सेटअप ट्रेड करना हो तो कि कितनी बार बना, कैसे चला, तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि ये मैंने निफ्टी 500 में कितने सेटअप कौन से टाइम पे बने थे, वो मैंने जाके पूरा स्टडी किया, तभी आपके अंदर वो कनेक्शन बिल्ड होगा ना सर। आप देख रहे हो कि ये तो ये 2014 ये सब जो आया है लिखा हुआ, वो कैसे आया सर इसमें? ये मैंने मैन्युअली लिखा है सर, ये जो भी साइकिल। मतलब हाँ, आप ये सारे चार्ट्स में पीछे गए, देर यू गो, आप दिख रहे हैं कि सितंबर से लेके जान 2012, तो यहाँ पे जो भी स्टॉक्स थे वो यहाँ पे है। देन फरवरी से दिसंबर, और ये तो सारे सब आपने मैन्युअली किया? मैन्युअली किया है सर। और यहाँ पे इसलिए मैंने नाम लिखा है कि जो मार्केट कंडीशन आपको अगर चाहिए तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जब भी 10 एंड ये जो ऑरेंज लाइन है, येलो लाइन है, दैट इज 10 EM एंड ब्लू 20। तो ब्रॉडर मार्केट जब भी 10 एंड 20 एक दूसरे के ऊपर होता है, 10-20 के ऊपर होता है, अब ट्रेंडिंग रहता है, तो आपको इतने मौके मिलते हैं यहाँ पे ट्रेड करने के। आपने बोला ब्रॉडर मार्केट, मतलब जो इंडेक्स है जो 10 और 20 EMA के ऊपर रहता है, तो वो ट्रेंडिंग होता है, ट्रेंडिंग रहता है 10-20 से अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। हाँ, 10-20 से ऊपर रहेगा और दोनों अपवर्ड ट्रेंडिंग रहेंगे, क्योंकि कई बार क्या, चॉपी मार्केट में भी दोनों 10-20 से ऊपर थोड़ा रह सकता है, लेकिन दोनों अप ट्रेंडिंग। आप देख रहे हो कि यहाँ पे पूरा अप ट्रेंड है। हाँ। और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी आप देखो इस फेज से नवंबर 23 से लेके जनवरी 22 दो अब, और मोस्टली मैंने ये भी एक पूरे साल में ना आपको 3 से 4, ये 2023 से ऐसा साल हुआ जहाँ पे आप पूरा एक रन देख रहे हैं। बाकी मोस्टली अगर आप देखोगे तो एक महीने में आपको 3 से 4 में, एक साल में आपको 3 से 4 महीने का ही मौका मिलता है सर। आप देखिए ये, ठीक है, ये लेग बना जुलाई 22 से लेके सितंबर, तो 2 महीना।
अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मार्च से लेके अप्रैल, एक ही महीने में आपको इतने ट्रेड मिले थे। ओके, ठीक है, तो ये आपको वो उसके आसपास अपना एंटिसिपेशन एंट्री के लिए आपको ये पूरा जो भी अपना सिस्टम है उसके ऊपर थोड़ा जाके और फोकस से काम करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये वही बात हो गई ना, एंटिसिपेशन वाला तो आप अपने एक्सपीरियंस के बाद ही कर जी सकते जी, हो। ये पूरा, हाँ जी पूरा। ठीक है, पर ये तो सर आपने बहुत कुछ किया है यहाँ पे। हाँ सर, मास्टर जैसा आपने बोला, मास्टर इवेंट तो मास्टर ही करनी थी, तो उसको थोड़ा ये भाई, कर लिया। मतलब आपने कुछ ज्यादा ही डिटेल में इसको स्कैन किया है, तभी आपका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है इसके ऊपर। तो स्टॉप लॉस की बात करें सर, तो मेरे पर्सनल स्टॉप लॉस 2.5 से ज़्यादा नहीं रहते। और अगर कोई नया है तो उसको मैं बोला कि 4 से स्टार्ट करें, क्योंकि आप पिवट एरिया 4 के आसपास का उसको लिए सही रहेगा। देन उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या सीखते हैं क्या समझते हैं उसके आसपास को धीरे धीरे, क्योंकि मैं खुद ऐसा नहीं था कि मैं पहले दिन से 2.5% पे आया। ऐसा कि मैं एक टाइम पे ऐसा भी था कि मैं स्टॉप लॉस भी नहीं फॉलो कर रहा था। हाँ, पोर्टफोलियो मेरा बड़ा ही म्यूचुअल फंड जैसा ही बनता जा रहा था। हाँ, देन आई केम टू मिनरविनी की बुक में पढ़ा के 8% के स्टॉप लॉस को फॉलो करो, मैक्सिमम होगा। तो वो मैं सोचा और मैंने उसको फॉलो किया, मुझे रिजल्ट अच्छे लगे। वहाँ पे धीरे धीरे इवॉल्व होके मैं ऐसा एक टाइम पे मैं 1% पे भी गया था, पर मुझे लगा कि ये बहुत चैलेंजिंग हो रहा है, तो मैं 2-2.5 पे आके मैं रुक गया। अभी मुझे लग रहा है कि ये दिस इज लाइक स्वीट पॉइंट, मुझे लग रहा है कि ये सही है। तो इसमें और भी होता है कि आप सेम डे जब आप बाई करो उसके लो का स्टॉप लॉस भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि अगर उस दिन पे मोमेंटम ही चला जा रहा है तो आप फिर उसको होल्ड करने की जरूरत नहीं है। एंड अदर वन इज कि क्योंकि आप टाइट बार्स ही मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप बाई करोगे तो टाइट बार्स ही बन रहे होगे। हाँ, ठीक है, तो अब टाइट बार्स जब बाई करोगे, जब आप देखोगे तो आपके स्टॉप लॉसेस बड़े वैसे भी छोटे हो जाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि स्मॉलर कैंडल्स हो रहे, तो आपको पूरा कई बार क्या होता है कि लोग स्विंग लो का स्टॉप लॉस फॉलो करते हैं, कि इस केस में अगर यहाँ तक का स्टॉप लॉस 156 का भी फॉलो करते हैं। लेकिन अगर आपकी कैंडल दोनों कैंडल जैसे कि ये मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ तो मैं प्रीवियस डे का ये भी लेके जा सकता हूँ। तो ऐसा नहीं कि एक ही तरीका है, इसमें मल्टीपल वेज है। कई लोग इसको 3-5 मिनट में भी जाके ट्रेड कर ले रहे हैं। ओह, ठीक है, अब ये तो हो गया बाइंग एंड स्टॉप लॉस। ठीक है, अब इसको सेल कैसे करेंगे, तो सेल करने के मेनली 2 ही तरीके होते हैं। आप या तो इसको स्ट्रेंथ में सेल करो जब स्टॉक भाग रहा है। भाग रहा है का मतलब क्या होता है कि कई बार आप देखना कि स्टॉक पैराबोलिकली ऊपर जाएंगे। ठीक है, ये कौन सा स्टॉक है? ये है पारस डिफेंस। और अब आप ये देखना कि इंडियन मार्केट में ये बहुत ही कम होता है ऐसा। आप देख रहे हैं कि ये 5 दिन में 68% चला है सर। तो ये केस में तो सर मैं निकल ही जाऊं। पूरा बुक कर लो। पर सर 68% तक मैं रुका भी तो ना। हाँ, आप रुके तो वो भी तो केस है, क्योंकि मैं भी नहीं रुकता। ऑनेस्टली मैं भी नहीं रुकता सर, मैं क्योंकि बैक टू बैक 50-40 में ही निकल जाऊं। तो वही क्योंकि मेरा 2.5%। सी, जब आप 2.5% रिस्क की बात कर रहे हो ना, तो मैं तो देख रहा हूँ कि 2.5% के सामने रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 ज्यादा हो रहा है। तो ज्यादा हो रहा है, तो मैं तो मेजरली 1:3 से ही निकलना चालू कर दूं। इसके साथ एक और भी चीज प्रूव होता है कि जो मैंने साइकिल बताई, ऐसा नहीं कि हमेशा वो फॉलो होगी। तो ये एक चीज मैं इसके सामने रखूं कि जो साइकिल हमने बताई, जहां पे मैंने बोला कि अर्ली स्टेज एक्सटेंशन होता है, वहां पे प्रोबेबिलिटी होती है सर आगे जाने की। हाँ, तो यहाँ पे पारस एक ऐसा सिनेरियो है कि जहाँ पे अर्ली स्टेज एक्सटेंशन तो दिखा, लेकिन वहां पे वो ऊपर नहीं गया बाद में। तो क्या होता है कि अब जब आप रिस्क, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया तो मेरा स्टॉप लॉस 2.5% का है। करेक्ट। अब मैं ईएमए की वेट करूंगा, लेट्स अज्यूम के 20 ईएमए को मैं स्टॉप लॉस मान के चला कि 20 के नीचे आएगा मैं क्लोज कर दूंगा ट्रेड। तो ऊपर से मैं गवा रहा हूँ सर इतना 27%। तो गलत ही हो गया ना फिर। अल्टीमेटली आपने वही पैसा कमाया जो प्रॉफिट बुकिंग पहले कर लेते थे। मेरा क्वेश्चन ये रहता है कि जब मैंने ट्रेड स्टार्ट किया तो मेरा रिस्क 2.5% का था, तो वो 27% तक कैसे जाएगा, कैसे हो गया? ठीक है, तो आई एम स्ट्रॉन्ग कि भाई मैं जब भी कोई ऐसा साथ, क्योंकि मोस्टली हम जैसे पैराबोलिक मूव आते हैं ना, तो साफ पुल बैक भी आते हैं। तो अगर आप वो हैंडल, और मोस्टली नहीं हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि आप अचानक से आप इतना पैसा देख रहे हो और वो जा भी हो रहा है। और इसमें आपने देखा कि अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज़्यादा है, तो आप यही पैसा किसी और ट्रेड में ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि वापस उसके नीचे जाने में 1-2 हफ्ता लगाएगा। क्योंकि आप 20 से ट्रेल करना इज अ लॉजिकल थिंग, बट लॉजिक कई बार क्या होता है कि आपको जब यही स्टॉक लेट एक्सटेंशन में जाएगा ना, उसकी सेकंड थर्ड लेग के बाद वो स्टॉक एक और मूव देगा। आप 2021 में बालाजी अमाइंस देखो, लास्ट ईयर जेबीएम ऑटो, तो ये सारे एग्जांपल ऐसे जहां पे अर्ली एक्सटेंशन भी थे, लेट एक्सटेंशन भी थे। फोर्स मोटर भी तो फोर्स मोटर, हाँ।
तो वो ऐसे एग्जाम्पल है कि जहाँ पे आपको फिर बुक कर देना पड़ेगा, एंड यू हैव टू बी ओके विद दैट के बुक कर लिया वो उसके बाद भी ऊपर जा सकता है। ठीक है। तो सेलिंग इनटू स्ट्रेंथ मैंने बात की कि पैराबोलिक मूव आए तो बेच दो, ठीक है। एंड जो वीकनेस होती है वो मैंने बताया कि अब दोनों कंडीशन में कुछ ना कुछ आपको ड्रॉ डाउन रहेगा कि आप अगर जल्दी बेच दोगे तो चांसेस ये रहता है कि स्टॉक उसके बाद भी ऊपर जाए, आपके एग्जिट के बाद भी। ठीक है। अगर आप ट्रेल कर रहे हो तो ये भी रहेगा कि कुछ बार आपके ओपन गेन्स वाइप अप हो जाए। ठीक है। आपको डिसाइड करना है कि आप के लिए क्या बेटर रहेगा। अच्छा, पर फिर आपने यहाँ पे सेलिंग इनटू वीकनेस वाला ऑप्शन रखा ही क्यों है? क्योंकि लाइक ऑप्शन तो वो है ही ना सर। हाँ। एक ऑप्शन तो वो है क्योंकि सारे लोग जल्दी बेचना नहीं चाहते। अगर कोई चाहता है कि मैं एक पूरा स्विंग प्ले करूं 20 से, अगर बाउंस करता है स्टॉक, और करते भी बहुत सारे स्टॉक वैसे एक से नीचे आके ऊपर भी चले जाते हैं। ओके। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं खुद रेडी नहीं हूँ, मैं इतना बड़ा जो पुल बैक आएगा वो मैं रेडी नहीं हूँ। आपने एक ऑप्शन दिया है कि अगर आपको करना है तो कर सकते हो। वही सी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो हो रहा है वो सारी चीज कॉपी टू कॉपी फॉल, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, आप सिलेक्ट करो, क्योंकि मेनली ट्रेडिंग किसी की पर्सनालिटी पर भी होगा। अगर कोई एग्रेसिव है तो वो जल्दी बुक करेगा, जल्दी एंट्री करेगा। अगर कोई डिफेंसिव है, कोई चाहता है कि पूरा ट्रेड करो, तो वो उसको लेके जाएगा। ठीक है। अब ये सारी चीज में जैसे मैंने आपको बताया कि हेल्दी मार्केट की सिंपल साइन यही है कि 10-20 से ऊपर होगा और दोनों अपर ट्रेंडिंग हो गए। ठीक है। और खराब होगा तो ये, और खराब होने का इससे भी पहला एक साइन होता है जहां पे आप स्टॉक्स के फॉलो थ्रू नहीं मिलेंगे आपको। स्टॉक अगर ब्रेकआउट होगा तो सेम डे वो वापस आने लगेंगे या उसमें रिपीट बाइंग नहीं आएगी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ओवरऑल मार्केट का मार्केट कंडीशन खराब है। तो क्या होगा कि स्टॉक बेस से निकलेंगे और फ्लैग बनेगा, वहां से वापस आने लगेगा। तो सर कभी आपको ऐसा फील नहीं होता है कि यार मैं कोई ऐसी मेथड भी ढूंढूं जो खराब मार्केट में भी काम करती हो? मैंने ये सवाल आपको इसलिए पूछा ना सर, क्योंकि ये सवाल मुझे बहुत आता है। हाँ। तो आप इसका जवाब दे सकते हो कि ऐसी कोई मेथड है जो खराब मार्केट में भी काम करती हो? मुझे तो नहीं मिली सर, आज है ना? नहीं मिले। मुझे भी नहीं मिली है, मिले तो मुझे एक बता ही अच्छा देना। मैंने वही बोला कि फिशरमैन जैसे अपनी नेट रिपेयर करता है, वो एक अच्छी मेथड है, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। अब क्या होगा कि कोई ना कोई स्टॉक तो ऊपर जाएगा, वीक मार्केट में भी कोई तो ऊपर जाएगा। हाँ। और अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि मुझे ये बाय कर लेना था। राइट। कि जाने के बाद तो सबको लगता है कि ये मुझे बाय कर लेना था। तो आज भी 3:30 के बाद सबको पता होता है कि क्या करना चाहिए था। और मैं वैसे ना सर ये चीज़ को मानता हूँ कि जनरली 12 महीने होते हैं ना अपने साल में, उसमें से हमारे लिए 6 से 7 महीना ही ऐसा होता है जहाँ पे आप अच्छा पैसा कमा सकते हो और एकदम ओपनली आप करो जो करो वो सही 6 महीना तो फिर भी आपने ज्यादा, मैं जिस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि जो स्टडी कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि 3 से 4 महीने मैक्सिमम हो जाए स्विंग के लिए। तो वो 3 से 4 महीने में हमें पैसा बनाना है, पैसा बनाना पूरे साल का, और 9 महीने में गवाना नहीं है। हाँ 3 महीने में बना तो लोगे, लेकिन क्या होता है कि 9 महीनों में जो खुजली ट्रेड करते हैं ना, हम जाके कि एक और ट्रेड कर ले, एक और ट्रेड कर ले, वहां पे आप माइनस में आ जाते हो। सर बहुत सारे लोग हैं ना, इवन मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो कैसे होते हैं ना कि जैसे समझो आज जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं आपके सोशल मीडिया को बुलाने से पहले मैंने आपके ट्विटर अकाउंट को और इसको फॉलो किया। तो आपको देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने एक ट्रेड लिया था कल्याण ज्वेलर्स करके। मतलब मैं ना आपके ट्विटर अकाउंट को ऑब्जर्व कर रहा था कि आप कैसे एंट्री करते हो, और हमारे एक फ्रेंड है जिनेश भाई, तो उन्होंने भी मुझे कुछ चीज़ें सिखाई। तो मैंने देखो कल्याण ज्वेलर्स को है ना मेरे ख्याल से 3-4 दिन पहले ही बाय किया था। ओके। तो इफ यू कैन से प्राइस, हाँ मैं आपको प्राइस बताऊँ, एक सेकेंड सर, मेरे पास उसका प्राइस भी है, एक ही मिनट। एक्चुअली मैंने उसमें 50% क्वांटिटी बेच दी। हाँ मेरा प्राइस है 736। उसमें भी वो ब्रेकआउट हुआ था। तो एक्चुअली आपने इनसाइड यही इसके बार के ऊपर ही लिया है, वही तो आप एक्चुअली वही कर रहे हैं। हाँ राइट। और फिर मैंने उसकी 50% क्वांटिटी इसलिए बेची क्योंकि वो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस के पास आके होल्ड कर रहा है, तो मैंने उसको बेच दिया। अभी 50% क्वांटिटी होल्ड है। तो इसी तरीके से मैंने कल और एक ट्रेड प्लान किया था, पीपीएल फार्मा। आप मुझे बताना कि मैंने राइट किया था कि रॉन्ग किया था। पीपीएल फार्मा में कल मेरा प्लान ये था कि ये उसके एक दिन पहले की कैंडल का हाई ब्रेक करे, विच इज 260-270। वो मुझे याद है क्योंकि मैंने अपने टर्मिनल पे उसका मतलब ट्रेडिंग व्यू पे अलर्ट लगाया था, पर कल इसने ब्रेक ही नहीं किया, तो मैंने उसमें ट्रेड ही नहीं लिया। तो ऐसा नहीं है कि कल मैं इसकी पूरी दिन राह देख रहा था, मैंने कल एक बार अलर्ट लगाया फिर छोड़ दिया। राइट। अभी आपके सेटअप के हिसाब से ये बराबर है। परफेक्ट है सर, परफेक्ट। आप देख रहे हैं बेस वाला है ना, बेस वाला है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप मल्टीपल यहाँ पे बाइंग कैंडल देख रहे हैं बेस के अंदर, एंड ये बेस से बिल्कुल अंदर से आप बाय कर रहे हो। ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, मंडे वापस से फ्राइडे के हाई का अलर्ट लगा दूंगा, या फिर मैं
थर्सडे के ही हाई का अलर्ट रहने दूंगा, ज्यादा बड़ा फर्क तो नहीं होगा। हाँ, लेकिन थोड़ा आप- सा स्टॉप लॉस हाँ, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। हाँ। बेस्ट में अगर इतना ट्राई मिला तो आप, मैं कहूँगा कि आप फ्राइडे के स्टॉप है ना, हाई के ऊपर ही आप आ तो जाएंगे मैं ना। आपको ये बोल रहा था कि मैंने मॉर्निंग में ये ट्रेड देखा, मैंने प्लान किया, मैंने अलर्ट लगाया, छोड़ दिया। पूरे दिन इसका अलर्ट नहीं बजा तो मैंने ट्रेड ही नहीं किया। इनफैक्ट मैंने बाय ऑर्डर स्टॉप लॉस करके डाला भी था, तो ये आया ही नहीं तो मैंने बाय नहीं किया। बट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ट्रेड प्लान करते हैं कुछ और ट्रेड कर देते हैं कुछ और, क्योंकि जो ट्रेड प्लान किया है वो हाँ, ट्रिगर ही नहीं नहीं हो रहा है। तो वो चीज़ का तो अपने रुकना ही पड़ेगा पड़ेगा। क्योंकि आप देखो, मेरा मेजर इंटेंशन ये होता है कि मैं मार्केट में इसलिए आता हूँ कि मैं प्रॉफिट कमाऊँ। मेरा मेजर इंटेंशन ये नहीं होता है कि मैं कितना ट्रेड करूँ। जैसे ऐसा हो गया कि भाई आज मार्केट है तो आज मुझे ट्रेड करना ही है, वो मेरे लिए कंपलसरी नहीं होता है। तो ये सेटअप्स में तो हमें बहुत बहुत दिन वेट करना पड़ता है। हाँ, लेकिन कंपेयर टू जो फ्लैग बेस होते हैं, बड़े बेसिस होते हैं, वहाँ पे तो कम ही है, ठीक है। Correct. एंड अब आपके पास एक सेटअप होगा, आपको पता है कि मेरे स्टॉप, तो आप यू विलिंगली, आपको पता है कि आप, आपकी सिस्टम आपके लिए काम Yes. करे। आपके पास एक सिस्टम है, आप जो रेंज कॉन्ट्रैक्शन एरिया जब बेस होगा या फ्लैग होगा, आप वहाँ पे अपने बाय ऑर्डर डाल रहे हो। अच्छा सर, मेरे को एक बात बताओ, जस्ट एक मन में एक सवाल है। अगर मंडे ये गैप अप खुलता है, सीधा 270 ही खुल गया, तो क्या करूं मैं? छोड़ दूं? अगर मैं वही बोला कि अगर मेरा रिस्क मैनेज नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आप 2% 2.5% के स्टॉप, क्योंकि ये भी चीज ऐसा नहीं कि मैंने अचानक से डिसाइड की, ट्रायल एंड एरर से जाती है ना। मैंने कई बार देखा कि मैं गैप अप पे बाई कर रहा हूँ और वो पुल बैक आ रहा है, वहां पे मेरे स्टॉप लॉसेस जा रहे हैं। ठीक है। तो मुझे एक डिसीजन लेना पड़ा कि भाई मैं 3% से, क्योंकि वो भी मेरा 2.5 का एसएल है, तो मैं 3% के ऊपर के कोई भी गैप अप हो गया मैं उसको नहीं बाय करूंगा। करेक्ट, गॉट इट। मैं क्या करता हूँ कि मेरा जो भी बाई प्राइस होता है तो वहां पे मैं बाय रख के छोड़ देता हूँ। करेक्ट। अगर आ गया तो ठीक है, क्योंकि सेटअप मेरे एग्जिट के बाद भी कई बार क्या होगा कि मान लो कि आपने पीपीएल फार्मा में ट्रेड किया, अब उस दिन में आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। हाँ। अब आप क्या करोगे कि अब इसको ट्रेड नहीं करना। हाँ। क्यों? क्योंकि आपको कि ये स्टॉक में मेरा स्टॉप लॉस हो गया, तो मुझे इसे ट्रेड नहीं करना। बट अगर सेटअप वहां पे है तो आपको जाके फिर से ट्रेड करना पड़ेगा। ओके, मतलब आप ये बोल रहे हो कि अगर ये फ्राइडे को 262 72 पे ट्रिगर हो जाता और फिर स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता, पर फिर भी मंडे मुझे इसको अपने ध्यान में रखना है क्योंकि अभी भी ये सेटअप फेल नहीं हुआ है। सेटअप होगा तो हाँ, सेटअप अगर आपको टाइट रेंज में अभी भी एंट्री मिल रही है तो आपने एग्जिट लिया आपके रिस्क मैनेजमेंट रूल की वजह से ना। अब मैं टाइट स्टॉप लॉस से ट्रेड कराऊँ तो मुझे कोई भी सिस्टम के प्रो एंड कॉन्स आपको पता होने चाहिए कि मैं अगर इतने कम स्टॉप लॉसेस से ट्रेड कराऊँ तो कई बार मल्टीपल एंट्रीज लेनी पड़ेगी। अब इसके फायदे भी है, इसके नुकसान भी है, तो दोनों को एक्सेप्ट करके मुझे चलना। और ये नीचे बड़ा रेड कैंडल बना दिया तो वैसे भी ये पूरा सेटअप ही फेल हो जाएगा। फेल होगा, हाँ, ये पूरा फेल हो गया तो वही ना, फेल होगा तो आप फिर से उसको मैं से काट कहूंगा। अगर ये मान लो कि यहाँ से रेड कैंडल बन गया, हाँ, ये स्टॉक रेड कैंडल बन गया, ठीक है, ये मेरा तो आपको setup ट्रैक ही करने की जरूरत है नहीं। तो इसीलिए हमारा 50 EMI यहीं पे, आप पूछ रहे थे ना 50 EMI कैसे, तो अब 50 EMI के बाद मान लो कि ये शॉर्ट 50 के नीचे ज्यादा रहता नहीं, एंड फिर से रिकवरी करके देता है। सेम डे भी कर सकते सेम डे कर सकता है, 4-5 दिन के बाद कर सकता है, तो इसको हम कहते हैं सेक आउट। तो इसमें क्या हुआ, जैसे कुछ लोग जो वीक हैंड्स थे वो रिमूव हो गए, एक छोटा सा फॉल आ गया और फिर से लोग स्टॉक में फिर से बाइंग आ गई, तो ये सेक आउट ऐसा सेटअप बनेगा यहाँ पे। चलो, ये भी आपका ऑब्जर्वेशन। तो ये आपको जाके ट्रैक करना है इसको भी। तो क्या होता है कि आपने अब विजय, आपने डिसाइड किया कि ये सेटअप को मैं बाय करूंगा। अब वो सेटअप, जब तक सेटअप इंटेक्ट रहता है, आपका ये फर्ज बनता है कि आप उस सेटअप को ट्रैक करो, टाइम दो, ट्रैक करो। अगर खराब हो गया तो रिमूव कर दो। करेक्ट। खराब होने के बाद भी मैंने रिसेंटली यही स्टार्ट किया कि लास्ट एक साल 6 महीने से मैं यही स्टार्ट करा कि खराब हो गई उसका भी मैं एक और लिस्ट बनाऊंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टॉक खराब होने के बाद रिकवरी दिखा दे। हाँ सर, ये मैंने मेरे मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स में मैंने नोटिस किया है। रिसेंटली मेरा लुपिन का मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ था, पर अभी मुझे ऐसा लगता है कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स को वो लोग फेल कर देते हैं 10-12% में, और फिर वापस उसका प्रीवियस हाई ब्रेक करके चलाते हैं। तो वो चीजें मैंने तो नोटिस किया, तो आप इसमें फिर से सेटअप दिखता है, फिर से जाके एंट्री कर लो। राइट। वैसे आज 4 तारीख है, 4 जनवरी है, तो आप कभी ये वीडियो देख रहे हो मुझे पता नहीं, बट आप जो हम चीजें डिस्कस कर रहे हो उसको देखना बाद में क्या हुआ। यस सर। देन अब सेटअप की बात हो गई, बाइंग की बात हो गई, लेकिन सबसे बड़ा मार्केट कंडीशन हर एक सेटअप से भी ऊपर रहेगा ये। करेक्ट। ठीक है, अब किस टाइम पे कौन से सेटअप चल रहे हैं वो नॉलेज आपके पास होना बहुत जरूरी है। ओके। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि आप
ये पीरियड जो है वो बिल्कुल जैसे लास्ट नवंबर, सितंबर टू नवंबर था। हाँ। उसमें ब्रॉडर मार्केट साइडवेज जुलाई से ही गिरना स्टार्ट हो गए थे। हाँ। कुछ स्टॉक्स संभले थे, लेकिन मोस्टली सितंबर टू नवंबर हम साइडवेज पीरियड में थे। ठीक है। तो वहां पे जब मार्केट साइडवेज है, मार्केट नीचे आ रहा है, तो आपको ऑब्वियसली फ्लैग मिलेंगे नहीं। राइट। ठीक है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट ही नीचे है। तो उस टाइम पे आप ज्यादा बेस के ऊपर फोकस करो। हाँ करेक्ट। तो मार्केट का कॉन्टेक्स्ट भी इस तरीके से ऐड होगा। अगर फॉलो थ्रू वाला मार्केट चल रहा है, 2-3 महीने से मार्केट चला हुआ है, तो फ्लैग मिलेंगे। तो फ्लैग मिलेंगे। तो इसके लिए मैंने फ्लैग का पैटर्न ही वही तो है। इसलिए मैं डिफरेंशिएट करके रखता हूँ सर कि मेरे जो ग्रीन लिस्ट में रहते हैं, जो मंडी के वहाँ पे बेस होंगे। अब देख रहे हो ये सारे बेस होंगे, एंड जो मेरे ब्लू लिस्ट में होंगे वो सारे फ्लैग होंगे। ओके। ठीक है, ये आप देख रहे हो कि ये बेस से निकल चुका एंड ये फ्लैग बना रहा है यहाँ। राइट। तो आप अब आपको पता भी चल जाएगा यही देख के कि आपको फ्लैग, आपके जो भी फीडबैक, मेरे ट्रेड के फीडबैक में बहुत मानता हूँ। तो अगर मेरे ट्रेड के फीडबैक अच्छे आ रहे हैं तो मैं जाके उसको, फ्लैग चल रहा है तो फ्लैग ट्रेड करूंगा ज़्यादा बेस चल, क्योंकि यहाँ पे आपको सेट अच्छे मार्केट में, इवन एवरेज मार्केट में भी आपको सेटअप की कमी नहीं होगी। यहाँ पे बहुत सेटअप मिलते हैं सर। ऐसा हो सकता है ना, खराब मार्केट में कम सेटअप मिलेंगे, अच्छे मार्केट में ज़्यादा मिलेंगे। हाँ। एंड जैसा मैंने कहा कि कोई भी सेटअप के दो एक प्रो एंड कॉन्स रहता है। अब इसमें जो अच्छा है वो ये है कि आप कि स्टॉप लॉसेस छोटे हो जाएंगे, आप साइज अपनी ज़्यादा, ये भी कंडीशन हो सकती है कि मैं और आप हमारे दोनों के पास 1-1 लाख रुपए है और हम दोनों डिसाइड करते हैं कि 500 रुपये इस ट्रेड में रिस्क, पोर्टफोलियो का 0.5%। ठीक है। ठीक है। अब हमारा ओवरऑल पोर्टफोलियो तो सेम अमाउंट रिस्क पे है। हाँ। ठीक है, लेकिन आप 8% से जाओगे, मैं 2% से जाऊंगा। तो मुझे क्वांटिटी कम मिलेगी, आपको क्वांटिटी, हाँ, मुझे ज़्यादा मिलेगी। अब जब स्टॉक 8% चलेगा तो आप कमा रहे हो उससे 4 टाइम्स में ज़्यादा कमा, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस आपके 4th टाइम था। करेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि टाइट स्टॉप लॉस से जाओगे तो आपका पोर्टफोलियो का रिस्क बड़ा हो जाएगा। आप क्वांटिटी, हाँ, धीरे धीरे आपको ये हैंडल करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप 5% साइज से बाय करते हो। नॉर्मली यहाँ पे 15 से मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर मार्केट खराब हुआ तो मैं 5% से बाय करता हूँ। 15% मतलब पोर्टफोलियो का 15%। अगर आपका पोर्टफोलियो 1 लाख है, हाँ, तो आप 15,000 उसमें जाएगा। ओके। क्योंकि मूव भी तो जल्दी होगा ना, निकलना भी तो जल्दी है आपको। मतलब आप अपने पैसे को बहुत जल्दी चर्न कर रहे हैं। चर्न कर सकते हैं, हाँ। एंड अगर मैं आपसे पूछूं कि एक साल में 30%, 40%, 50% मूवर ज़्यादा मिलेंगे या 100% मूवर ज़्यादा मिलेंगे? ऑब्वियसली 30-40%। तो ये वही गेम है जैसा आपने बोला कि चर्न, तो आप 30, 40, 50% मूवर आप रिपीटेडली आप ट्रेड कर रहे हो। हाँ, और हैविंग सेड दैट आप 30% ट्रेड करो या 40% वाले मूव ट्रेड करो, इसका मतलब ये है कि आप 100% वाले को मना कर रहे हो। तो सिलेक्टिंग वन मीन्स कि आप किसी और को आप मना भी कर रहे हो। आपको वो भी प्रोसेस से जाना पड़ेगा कि, क्योंकि क्या होगा कि किसी को लगेगा कि ये तो 35% भी तो है, बट अगर आप अपने 4 ट्रेड 40 वाले कर ले तो आपका 120% होगा। हाँ, वही मतलब आपने 4 ट्रेड किए या 1 ट्रेड होगा ये सर कि 100% मूवर में ना पुलबैक भी उतने साफ रहते हैं, बड़े रहते हैं। तो अगर कोई बहुत पेशेंस वाला होगा उसी के काम का। मैं कहता हूँ कि मेरे पास उतना पेशेंस, मैंने बहुत ट्राई कर लिया सर, एंड इवेंचुअली मैंने सोच लिया कि ठीक है, अब ज़्यादा जो चल रहा है उसको चलने दो, ज़्यादा ऐसा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यही कर रहे हैं तो यही कंटिन्यू करो। अब इसका एक और फायदा ये है कि आप स्मॉल गेन से कंपाउंडिंग करोगे, सेटअप से छोटे छोटे गेन आप बुक करोगे, एंड आपका रिस्क, क्योंकि मार्केट, मेरा एक क्या था कि जब मैं 8% से फॉलो कर रहा था तो कई बार ये होता था कि ना मैं ड्रॉ डाउन में चला जाऊं, क्योंकि मार्केट मेरे 8% के स्टॉप लॉस ले उसकी मैं वेट करता। तो 8% के स्टॉप लॉस के बाद जब भी मैं निकल जाता सारी पोजीशन तो मार्केट ऊपर आने लगता। तो इसमें ये चीज़ होने लगी कि मेरे एग्जिट होती है मोस्टली जब ब्रेकआउट फेल होने लगे और या स्क्वाट करने लगे मोस्टली, तो फिर मैं जल्दी निकल जाता हूँ। ओके। पर यहाँ पे आपका वो ओपन गेन्स का वाइप अप होने का रिस्क नहीं रहता। ठीक है। तो वो एक कंसिस्टेंट आपको रिटर्न, अगर आपने सेटअप पे मास्टरी की तो वहाँ पे आपको मिलता रहेगा इसमें। ओके। एंड जो मैंने आपको बताया कि इसका आपको ड्रॉ डाउन कम रहेगा, एंड एक और कि आपने 2.5% के स्टॉप लॉस से ट्रेड किया तो आपका रिस्क भी जल्दी रिस्क फ्री ट्रेड हो जाएंगे इसमें, क्योंकि आप 4 आवर 5 आवर पे पहुंचते पहले आप अपने स्टॉक एटलीस्ट अपने कॉस्ट पे ऐसे ला के रख दोगे। ठीक है। ठीक है। एंड इसके जो प्रॉब्लम है, इसका जो अदर साइड है वो ये है कि आप, एक कंडीशन है कि आप बड़े मूव मिस कर जाएंगे, आपको स्क्रीन टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, प्रिपरेशन आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। हाँ। क्योंकि आप ज़्यादा ट्रेड करो दैट मीन्स कि आपको डिसीजन भी ज़्यादा लेने पड़ेंगे। करेक्ट। एसटीटी, ब्रोकरेज, टैक्सेस आपको ज़्यादा लगेंगे। एक ये भी प्रॉब्लम रहता है कि चॉपी मार्केट में आपके मल्टीपल एसेट्स हो सकते हैं। हाँ। और एक ये भी होता है कि आपको
एक चीज़ को जो पहले मैं नहीं कर रहा था, जब मैंने पहले 1 साल या 2 साल मैंने ये कि मैं री एंटर नहीं कर पा रहा था। हाँ, जो बट आपने अब वो मैं आराम से बिल्ड कर, क्योंकि अब वही उतना ही पैसा आप रिस्क फिर से अब नए, अब क्या होगा कि आप पीपीएल फार्मा में आप स्टॉप लॉस हो गया तो आप उसको जाके सन फार्मा में चले जाओगे, बट रिस्क तो आप सन फार्मा में भी ले रहे हो। हाँ। तो वही रिस्क पीपीएल में ले लो, वही चीज़ होती है सर। एंड यही मेरा एक रे रहता है कि ये कंडीशन होनी चाहिए कि कंसोलिडेशन क्वालिटी अच्छी हो, ईएमआई के आसपास टाइट रेंज बन रही हो, सेक्टर में स्ट्रेंथ हो। ऑप्शनल है, लेकिन अगर सेक्टर में स्ट्रेंथ होगा तो और बेटर हो जाएगा और वो अच्छा सेटअप। देन प्रायर ऑफ मूव हो, यंग स्टॉक हो, लिक्विडिटी जो हमने बात की, लो रिस्क एंट्री हो। लास्ट में यही कहूँगा कि हम ट्रेडिंग डिसाइड करते हैं कि हम ट्रेडिंग जिंदगी के लिए कर रहे हैं, जिंदगी ट्रेडिंग के लिए नहीं है मेरा, क्योंकि मोस्टली लोग ना स्क्रीन से जुड़े रहते हैं कि भाई पूरा दिन कोई भी सेटअप आप ट्रेड करो, आप स्क्रीन से जुड़े रहते हो। तो बेटर ये रहेगा, जो आपने भी रिसेंटली मेरे आपका वीडियो देखा था, आपने टर्मिनल हैंड ओवर किया, तो वो भी एक अच्छा है कि आप थोड़ा दूर रह के भी अच्छा काम कर सकते हो। वो ऐसा है ना सर कि आपको भाव देखने की आदत हो जाती है, बट अब मेरी तो ट्रेडिंग स्टाइल टोटली अलग है कि मैं बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ, तो मुझे इतना टर्मिनल देखना नहीं पड़ता है। बट फिर भी जैसे आपने बोला कि आपको पहले एक सेटअप पे मास्टरी करनी है, और अगर आपने वो मास्टरी कर ली तो आपके दूसरे सेटअप्स भी आपको बनाने पड़ेंगे। वो बन जाएंगे सर। आपको जस्ट एक सेटअप पे मास्टरी कर लोगे ना, फिर आप जस्ट यही थिंकिंग लगाओ कि सेटअप से पहले क्या हुआ था और सेटअप के बाद में क्या। हाँ, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स प्ले करता हूँ, तो मैंने सोचा कि ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स कभी तो नीचे से रिवर्स होते हैं, तो मैंने उसको रिवर्सल ब्रेकआउट में भी मैंने काम करना शुरू कर दिया। तो एक जुबिलेंट इंग्रीविया करके स्टॉक है, वो अभी 840 850 पे अभी मल्टी ईयर ब्रेकआउट कर रहा है, पर हमने उसको 490 500 रुपए में भी पकड़ा था, तो आपको रिटर्न डबल मिलेगा। पर ये इसमें फ़र्क क्या है कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट की एक्यूरेसी ज़्यादा है, रिस्क टू रिवॉर्ड ओके है, रिवर्सल ब्रेकआउट की एक्यूरेसी कम है पर रिस्क टू रिवॉर्ड ज़्यादा है, क्योंकि आप बिल्कुल बॉटम से ले रहे हैं ना जा रहे हो। हाँ। तो ये एक चीज़ है। प्लस बाद में मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बोला कि अरे विजय भाई, आप तो इतने ट्रेड करते हो तो आप स्विंग ट्रेडिंग भी कोशिश करो, तो इसीलिए मैंने आपको फॉलो किया और मैंने आपका ये देखा ट्विटर अकाउंट, तो वहाँ पे मैंने देखा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो अभी ये स्विंग ट्रेडिंग को भी मैं पर्सनल लेवल पे प्रैक्टिस करूँगा। और सर ने यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा इंडिकेटर बताए हैं या जो भी स्कैनर बताए हैं ना, वो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर आप हमें देना। और मैं हम बहुत लकी है, मैं हम बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे भी मिलने वाले हैं कि हमें ये इंडिकेटर्स, सर को शायद बनाने में बहुत टाइम लगे होंगे, जो सर ने ट्रेडिंग व्यू में बताए वो सारे इंडिकेटर्स हमें सर ऐसे ही बता रहे हैं। यही मेरा इंटेंशन है कि हमारे यूट्यूब चैनल से हम ऐसे लोगों को आपके सामने लाए और उनकी मेथड आपके साथ शेयर कर सके। अभी हम लोग ये बोलना नहीं चाहते कि आप यही मेथड को फॉलो करो, राइट? आप प्रैक्टिस करो, फिर आपको लगता है कुछ सेंस बनता है तो आप इसमें ट्राई करो। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको इसमें मास्टर बनना है तो 100 ट्रेड्स पहले करके देखो और फिर आप देखो क्या है। और सर थैंक यू आपका आने के लिए, आज छुट्टी का दिन है और सर हमारे साथ आए उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड सर आपका जो ट्विटर आईडी है उसका लिंक मैं नीचे डाल सकता हूँ? डन है सर। तो सर का एक ट्विटर आईडी है, उनका मैं लिंक नीचे डाल दूंगा। सर का यूट्यूब चैनल भी है, उसका भी मैं डिटेल डाल दूंगा। आपको कोई भी क्वेश्चन है आप सर से डायरेक्टली पूछ सकते हो। और एक गुड न्यूज़ है, सर का एक बुक आ रहा है। सर ने मुझे तो बोला नहीं है ये बोलने के लिए, बट एज अ जेस्चर, क्योंकि सर ने हमें इतना सब कुछ सिखाया तो मैं सर को रिटर्न में कुछ देना चाहता हूँ। तो सर का एक बुक आने वाला है, तो सर वो बुक किस बारे में है? यही जो सेटअप हम ट्रेड करते हैं उसको थोड़ा और डिटेल में, बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि हम एक घंटे की वीडियो में जितना कवर कर सके हमने किया। हाँ। पर वो बिल्कुल स्क्रैच से हम वहाँ पे कोशिश किए कि स्विंग ट्रेडिंग, उसका नाम ही ऐसा है, स्विंग ट्रेडिंग सिंप्लीफाइड। तो कोशिश की है मैंने वहाँ पे कि स्विंग ट्रेडिंग सिंपल किया जाए लोगों के लिए। और सर वो कब तक आएगा? और 1-2 महीने में आ जाएगा सर। ओके, तो जब भी सर का वो बुक आएगा आप लोग ज़रूर उसको देखना, प्यार करना, उसको लेना है तो आप ले भी सकते हो। तो बस यही था हमारा आज का ये वीडियो। सर आपको कैसा लगा, मज़ा आया? मुझे मज़ा आया सर, आपने जो टाइम दिया आराम से लोगों को जो समझाने का वगैरह, मुझे मज़ा आया। और कोशिश मेरी यही रही कि जो मैं सिखाऊं लोगों के साथ शेयर किया जाए। राइट। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप ये वीडियो को 1-2 बार देख सकते हो, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप सर को डायरेक्टली पूछ सकते हो उनके सोशल मीडिया हैंडल पे। एंड
यस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करना अगर ये वीडियो आप लोगों को यूज़फुल लगा तो। और आप हमारे चैनल पे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हमारे चैनल पे आपको ऐसे ही लर्निंग वाले वीडियोस मिलेंगे जो आपको अपनी ट्रेडिंग को एनहांस करने के लिए हेल्प करेंगे। तो थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू विजय भाई फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू।